एक दिन में 6 जोड़ी कपड़े धोने आसान है कि एक दिन में 1 करोड़ कमाने आसान है। तो मैं कैसे अपना बिलीफ सिस्टम बदलूं कि मैं वो कहूं कि यार नहीं 1 करोड़ कमाना आसान है, क्योंकि ये सुनने में लग रहा है लेकिन मेरे सबकॉन्शियस को बिलीव नहीं हो रहा आप जो कह रहे हो ऐसा हो सकता है। एग्जैक्टली और अब आपको कोई भी एक मोटिवेशनल स्पीकर कहेगा कर ले अपने मन की और तुम कर सकते हो, पता है वो आपको क्या कर रहा है? वो आपका मिसमैचर बन रहा है। आम आदमी सुबह 6 बजे उठेगा, मेट्रो पकड़ेगा, दिन भर काम करेगा, किस चीज़ के लिए? पैसे के लिए। लेकिन जब भी उसको डिबेट करनी होगी मनी इज नॉट एवरीथिंग पर, तो वो सबसे आगे बोलेगा। पैसा तो गलत तरीकों से ही कमाया जाता है। हाँ, इनका तो कुछ है और बिजनेस इसीलिए ऐसा हो रहा है। रिसेंटली आई वाज टॉकिंग टू अ फ्रेंड और उनका सबसे बड़ा पेन पॉइंट यही था कि यार मुझे ना लड़कों में इंटरेस्ट ही खत्म हो गया है। ये होते ही ऐसे हैं, इनका बस अपना मतलब निकालने से मतलब रहता है। जीवन और प्यार में या तो आप बढ़ते हैं या फिर आप सड़ते हैं। कई बार आपको सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया में ना वर्ड बेचे जा रहे हैं। 99% लोगों के पास कोई फोबिया नहीं है, वो एंग्जाइटी मात्र है। क्या हम सच में अट्रैक्ट करते हैं अपना राइट पार्टनर, राइट जॉब, राइट फैमिली, या फिर वो चीज़ें हमें अट्रैक्ट करती हैं? देखिए सिंपल सी बात है, अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं तो एक Hi and welcome to the Journey Within podcast with me शोभा राणा। द जर्नी विद इन पॉडकास्ट का एम है कि आपको हेल्प करें द जर्नी विद इन करने में, यानी कि अपने इनर वर्ल्ड, अपने अंतर्मन को समझने में, ताकि आप अपनी ड्रीम लाइफ, बेस्ट लाइफ को डिज़ाइन कर सकें, उसे क्रिएट कर सकें। ये पॉडकास्ट आपको केपेबल बनाता है अपनी लाइफ को डिफरेंट लेंसेज से देखने में, जहाँ से आप अपनी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन, जो बदलाव, जो ड्रीम आप क्रिएट करना चाहते हैं उसको क्रिएट कर पाएँ। आज के इस एपिसोड में हम अपनी लाइफ को डीपली समझेंगे, खुद को डीपली समझेंगे थ्रू द लेंस ऑफ सबकॉन्शियस माइंड एंड न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। अब ये सबकॉन्शियस माइंड जो है ये हमारी लाइफ का 95% डिसीजंस को, हमारे एक्शंस को, हमारी सोच को प्रभावित करता है, लेकिन हम में से 95% से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो ये आज का एपिसोड आपको हेल्प करेगा अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने में, पहले उसको समझने में एंड देन उसको शिफ्ट करने में। आज हमने न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की भी बारे में बात की है, कुछ टेक्निक्स भी आपके साथ शेयर की हैं। ये एपिसोड एक मास्टर क्लास होने वाली है कि आप अपनी बेस्ट लाइफ को कैसे डिज़ाइन कर सकते हो, आप अपने कॉमन फियर, ट्रिगर्स, इमोशंस को कैसे ओवरकम कर सकते हो, आपकी जो आइडेंटिटी है, जो आप अपने बारे में सोचते हो, जो आपकी सेल्फ इमेज है, वो कैसे बनती है और कहाँ से डिस्टॉर्ट या ख़राब होना शुरू हो जाती है। आप उसको समझकर वापस से कैसे उस पर कंट्रोल ला सकते हो और अपनी लाइफ की ड्राइविंग सीट में आकर गेम खेल सकते हो, रादर देन पैसेंजर सीट में बैठकर फ्रस्ट्रेट होने से। इस एपिसोड को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और एल्गोरिदम्स को सपोर्ट कीजिए कि हम लोगों को और लोगों तक पहुंचने का मौका मिले। आज मेरे साथ हैं मिस्टर राम वर्मा, जो कि एक न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कोच हैं, यानी कि NLP कोच हैं, जो माइंडसेट के बारे में, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में और अपने बिहेवियर को डीप लेयर तक जाकर कैसे हम करेक्ट कर सकते हैं, खुद की लाइफ में एक मेजर ब्रेक थ्रू और ट्रांसफॉर्मेशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इसके बारे में लोगों को एजुकेट करते हैं। तो चलिए आज एक ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी पर चलते हैं थ्रू द लेंस ऑफ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एंड सबकॉन्शियस माइंड विद मिस्टर राम वर्मा। हेलो सर, सच अ प्लेजर टू मीट यू। थैंक यू वेरी मच। इतनी इंटरेस्टिंग आपका लाइफ को लेके परसेप्शन है और बहुत ही यूनिक वे ऑफ एक्सप्लेनिंग थिंग्स है आपके पास। सर सबसे पहले तो क्योंकि आज हम सबकॉन्शियस माइंड को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो सबसे पहले डिफाइन ही कर लेते हैं कि ये सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है। बहुत सारे वेग डेफिनेशंस अवेलेबल हैं, लेकिन एक क्लियर क्रिस्प डेफिनेशन जो एक व्यूअर को समझ में आए, ज़्यादा फंडे ना देते हुए, व्हाट वुड दैट बी? इसके लिए शोभा सबसे पहले हमें ये भी जानना होगा कि सबकॉन्शियस के साथ एक अगला वर्ड है कॉन्शियस माइंड। जब आप इन दोनों को स्टडी करेंगे या जानेंगे तो आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। फॉर एग्जांपल आप मेरे सामने बैठी हैं और आप अपने होश में हैं, बोध में है या फिर अवेयरनेस में है, तो मैं कहूँगा इस समय आप अपने कॉन्शियस माइंड का यूज़ करें। सिंपल शब्दों में बता रहा हूँ। और इस समय आप मुझे देख रही हैं तो इस समय कॉन्शियस के विजुअल्स का प्रयोग कर रही हैं, मेरी बातों को सुन रही है तो कॉन्शियस के कानों का प्रयोग कर रही हैं। इस समय ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, आपका हाथ कहाँ रखा है, यह आपकी कॉन्शियस की फीलिंग है या सेंसेशंस कह सकते हैं। लेकिन आप इस माइंड के परे भी एक और माइंड यानी कि एक और चीज़ आपके साथ चल रही है, अवेयरनेस। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ एलिफेंट तो इमीडिएटली एक पिक्चर बन जाती है।
मैं कहता हूँ रेड फोर्ट, मैं कहता हूँ ताजमहल, मैं कहता हूँ टेम्पल, मैं कहता हूँ अमिताभ बच्चन, नरेंद्र मोदी, तो सबकी पिक्चर बनती जा रही है, लेकिन सामने तो मैं हूँ। उसे आपका माइंड कहाँ देख रहा है? तो मैं कहूँगा कि वो इस अवेयरनेस के परे एक और अवेयरनेस है। परे की अंग्रेजी मेटा होती है, और इसका मतलब यह है कि आप एक मेटा अवेयरनेस को भी एंजॉय कर रहे हैं। इस समय आप अपने परिवार के लोगों की आवाज़ें सुन सकते हैं, इस समय आप लता जी का कोई गाना सुन सकते हैं, आप नेशनल एंथम को सुन सकते हैं, पर इस समय कान तो मेरे साथ हैं। उन्हें कौन सुन रहा है? इस समय आप उन मोमेंट्स को फील कर सकते हैं जो आपकी लाइफ में खूबसूरत है, जब आपको रिवार्ड मिला है, अप्रिशिएशन मिली है, प्यार मिला है। लेकिन इस समय जो फील कर रहे हैं वो तो ये है। तो इसका मतलब है कि आप दो दुनिया में जीते हैं। एक है जब आप अपने चेतना में है, यानी कि आप अपनी अवेयरनेस में, बोध में हैं, होश में हैं, सिंपल शब्दों में। और एक जब होश के परे हैं, वहाँ पर भी बहुत सारे विजुअल्स हैं, वहाँ पर भी बहुत सारी ऑडियोज़ हैं, और वहाँ पर भी बहुत सारी फीलिंग्स या सेंसेशंस हैं। इसका मतलब यह है कि एक है आपका अवेयरनेस और एक है मेटा अवेयरनेस। तो जो मेटा अवेयरनेस है, इसका बहुत सारे लोगों ने नाम रख दिया है सबकॉन्शियस माइंड या अनकॉन्शियस माइंड। इसे बहुत गहराई तक समझेंगे तो आम आदमी के लिए इतना ज़रूरी नहीं है। समझ लीजिएगा कि वो हमारा स्टोर है, जहाँ पर हमने कुछ चीज़ों को प्रोसेस करके रखा हुआ है, कुछ थोड़ी सी हमें जिसका पता है और कुछ चीज़ों का जिसका हमें पता नहीं है। ये हमारा इसे बेसिकली सबकॉन्शियस माइंड है। तो सर बेसिकली जो कॉन्शियस माइंड है, या जो हम कॉन्शियसली चीज़ें इस वक्त पर टच फील देख सकते हैं, वो तो है हमारी कॉन्शियस रियलिटी। और जो चीज़ें हमारी मेमोरी से आ रही हैं, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से आ रही हैं, वो सब कॉन्शियस माइंड में स्टोर है और वहाँ से आ रही हैं। एग्जैक्टली जब आप पैदा होते हैं तो आपको उस समय 60 ट्रिलियन सेल्स के साथ 86 बिलियन न्यूरॉन्स यानी कि ब्रेन सेल्स दी जाती हैं। ये ब्रेन सेल्स आपस में कनेक्टेड नहीं होती, यानी कि ये फिजिकली भी कनेक्टेड नहीं होती, जबकि एक रेत के दाने में करीब 1 लाख ब्रेन सेल आ जाती हैं। जब आप कोई भी विचार क्रिएट करते हैं तो ये कनेक्टिविटी बनाते हैं, जिनको हम न्यूरल पाथवे कहते हैं। जब आप किसी भी मेमोरी को क्रिएट करते हैं, जब आप पैदा होते हैं तो सबसे पहले नर्स उल्टा लटका कर थप्पड़ लगाती है कि रोना शुरू करो, फिर कोई प्यार करता है, कोई हमें गाली देता है, कोई हमें ABCD पढ़ाता है, कोई का खा गा पढ़ाता है, कोई हमें बताता है कि हम अच्छे नहीं हैं, कोई बताता है कि हम बहुत अच्छे हैं। और ये मेमोरी धीरे धीरे जो हमें 86 बिलियन न्यूरॉन दिए गए हैं उनके अंदर जमा होने लगती है। वहाँ पर हमारा माइंड प्रोसेस करता है, प्रोसेस करके उन मेमोरी को रखने लगता है। आपने मम्मी से पूछा आपने बचपन में ये क्या, उन्होंने कहा ये पानी है, तो आपने कोई लॉजिक नहीं लगाया, बचपन में लॉजिक नहीं होता, आपने कहा ये पानी है। ये क्या है? आपने डैडी से पूछा, उन्होंने कहा ये पेन है, तो आपने कहा ये पेन है, और फिर भैया को बताइए भैया ये पेन है। और इस तरह से आपने अपनी मेमोरी को बनाना शुरू किया। वो जो मेमोरी है जो आपने कहा, वही आपका सबकॉन्शियस माइंड है। यानी कि जितना पास्ट में आपने परसीव करके रखा हुआ है, वो जो स्टोर है, उसे आप कह सकते हैं कि सिंपल शब्दों में वही आपका सबकॉन्शियस माइंड है। यहाँ पर आम आदमी के पास 2-3 जानकारी नहीं है, जिसकी वजह से वो एक बड़े नुकसान के कई बार उठा लेते हैं, बीमार पड़ जाते हैं या अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ते हैं। पहली चीज़ समझ लीजिएगा, पहला चीज़ ये है कि हम लोगों को कॉन्शियसली बहुत सारी चीज़ों का पता है। मेरा वेट कितना होना चाहिए हमें मालूम है, मेरा BP कितना होना चाहिए 120/80 होना चाहिए, मुझे सुबह इस टाइम उठना चाहिए, मेरा होमवर्क पूरा होना चाहिए, मुझे अपने पार्टनर से प्यार करना चाहिए सबको क्लियर है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे बाबा, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मर हमें चाहिए पढ़ाते रहते हैं। लेकिन याद रखिएगा यह आपके कॉन्शियस माइंड का पूरा प्रोडक्ट है। पर जरूरी नहीं है कि आपको जो चाहिए पता हो वो आपके सबकॉन्शियस को भी पता हो, जहाँ पर 86 बिलियन न्यूरॉन है। अगर उनको नहीं पता है तो ये पहला चैलेंज है कि मुझे मालूम है कि मेरा वेट कितना होना चाहिए, लेकिन वेट मेरा पता चला कि 18 पाउंड फालतू है। ठीक है ना? मुझे पता है कि मेरे पास 10 लाख रुपए होने चाहिए, पर मेरे सबकॉन्शियस को नहीं पता है। ये पहला चैलेंज है। दूसरा चैलेंज ये है कि बहुत सारी चीज़ें आपके सबकॉन्शियस को पता है या उसने प्रोग्राम कर लिए हैं, वो मेमोरी में जा चुकी हैं। फॉर एग्जांपल कि मुझे ऊंचाई से डर लगता है, मुझे पानी से डर लगता है, मुझे अंधेरे से डर लगता है, या फिर मेरे साथ ऐसा पैटर्न है जो अधिकांश लोगों को पैसा नहीं कमाने देता कि आप एक काम को ऊंचाई पर ले जाते हैं और सडनली ऐसा कुछ करते हैं कि फिर आप जीरो हो जाते हैं और फिर एफर्ट लगाने शुरू कर देते हैं, जिसको हम सिसिफस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। मेरे पास हो सकता है कि कोई एडिक्शन हो, मेरे पास हो सकता है कि मेरे माइंड ने प्रोग्राम कर लिया कि मैं 3 घंटे तक नहा ही रहा हूँ, OCD, या घंटों तक मैं हाथ धो रहा हूँ। यहाँ पर दूसरा चैलेंज ये आता है कि हमें ये नहीं पता कॉन्शियसली कैसे मैं इसे हैंडल करूँ जो अनकॉन्शियस में कांटा पड़ा है। और तीसरा चैलेंज ये है कि जितनी भी हमारे पास पावर है,
जिससे हम अपने आप को लाइफ में बदल सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, हील कर सकते हैं, वो हमारे कॉन्शियस यानी कि चाहिए वर्ड में नहीं है, वो हमारे अनकॉन्शियस में है, जहाँ पर 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। सर, जो हमारे 95% डिसीजंस बनते हैं या जो हम फील करते हैं, जैसा हम अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, ये सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं न कहीं वायर होता है बचपन से। ये तो समझ आ गया आपकी बात से कि सबकॉन्शियस माइंड बनता कैसे है। जैसे आपने कहा कि अगर आपके फादर ने आपको बताया पेन है, तो आप उसको एज़ अ पेन समझेंगे पूरी अपनी ज़िंदगी भर। जी। तो अगर आपका परसेप्शन ही बचपन में रॉन्ग सेट हो गया है, अगर आपके फादर ने बताया पेन को कि एलिफेंट है, तो आप उस पेन को सिर्फ़ एलिफेंट ही समझेंगे, जबकि पूरी दुनिया आपसे कह रही है अरे एलिफेंट नहीं, इसको पेन बोलते हैं, पेन ऐसा होता है। तो ये जो हमारे बचपन के कुछ ऐसे वुंड्स होते हैं, कुछ ऐसी हमारे साथ अब्यूज़ हो जाए या कोई ऐसी घटना हो जाए या कभी बहुत डाँट पड़ जाए घर पर, या कुछ भी ऐसे ट्रॉमाज़ हमारे बचपन में अगर आ जाते हैं, तो उससे भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन होता है। वो सीखने लगता है कि मुझे डर लगता है, मुझे गिल्ट होता है, मुझे शेम होती है। तो इसको हम कैसे रिट्रेन करें? हाँ, जो आपने बात करी, आपने तो मेरा सब्जेक्ट ही पूरा का पूरा बता दिया है। बिल्कुल, हमारे जीवन में जितना भी हमें पेन को एलिफेंट बता रखा है ना, ये सोसाइटी ने कर रखा है। आपसे 2 + 2 = गलती से 3 लिखा गया, होना आप 4 चाहिए था, तो उसी दिन टीचर ने आपको एकदम से ब्रांडिंग कर दी, यू आर अ स्टूपिड, यू आर इडियट, यू आर नॉट गुड स्टूडेंट। एक दिन आपसे पानी गिर गया और एकदम से कह दिया गया कि यू आर नॉट ए रेस्पॉन्सिबल चाइल्ड। एक दिन आपसे कोई गलती होगी तो पार्टनर ने कुछ कह दिया, एक दिन आपसे कोई और गलती होगी तो बॉस ने कुछ और कह दिया, और इस तरह से हमें बेसिकली हमारी आइडेंटिटी को ही पूरी तरह से मार दिया जाता है। ये उसके बाद हमें बहुत सारे बिलीफ दे दिए जाते हैं, ये बीमारी ठीक नहीं होगी, ये बीमारी लाइलाज है, ये तो दम के साथ जाती है, या फिर आपने पैसे के बिलीफ ले लिए, या फिर आपने अपने वैल्यूज़ के बिलीफ ले लिए कि ये गलत है और ये सही है, जबकि ज़रूरत कुछ और है करने की, और लेकिन आपके डीप डाउन जो बिलीफ सिस्टम पड़ा हुआ है वो अलग है। उसके बाद फिर हमारे पास बहुत सारे ट्रॉमास, ग्रीफ, ब्रेकअप, फेल्योर या फिर फेल्योर्स पड़े हुए हैं, जो एक इमोशनल हमारे अंदर एक तरह से कह सकते हैं कि पॉन्ड्स भरे पड़े हैं, तालाब भरे पड़े हैं, जिनको ट्रिगर होते ही हम अपनी पूरी की पूरी सेंस को खो देते हैं। अगर आप इनको ट्रेंड करना चाहते हैं तो आपको कॉन्शियस माइंड से कोई ज़्यादा हेल्प नहीं मिलेगी, सिर्फ इतनी मिलेगी कि मैं किस पैटर्न से गुजर रहा हूँ। मुझे इतना कॉन्शियसली तो पता है कि भाई मैं गिल्ट में जी रहा हूँ, या मेरे पास कोई पास्ट की ऐसी अब्यूज़ पड़ी है, ऐसा किसी ने मुझे गलत तरीके से टच किया है, किसी ने फिजिकल, मुझे इमोशनल, फाइनेंशियल या सोशल अब्यूज़ किया है, या मेरे पास कोई ग्रीफ पड़ा है, या मेरा कोई एक ऐसा ड्रीम टूट गया जिसको मैं ही जानता हूँ और वहाँ पर एक अनवर्दीनेस पड़ी हुई है। इतना तो मैं जानता हूँ, ये तो आपका कॉन्शियस माइंड इतना ही बताएगा आपको, तो ये तो 2% 5% है। जो 95% है वो ये है कि अब मैं इससे कैसे पीछा छुड़ाऊं। याद रखिएगा, जब आप एनएलपी की बात करते हैं तो इनसे पीछा छुड़ाना ही, इनको खाली करना ही बेसिकली न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। मेरे सामने जो चैलेंज था वो यही था कि मैं बचपन से एक बड़े ट्रॉमा का शिकार था। आई लॉस्ट माई फादर इन ए वेरी वेरी बैड एक्सीडेंट व्हेन आई वाज 11 ईयर ओल्ड, एंड आई सॉ द सफरिंग ऑफ दैट पर्सन। और फिर मैं जो आसपास की चीज़ें चल रही थी घर में, जब आप एक हेड ख़त्म नहीं होता फैमिली का, तो वो जो प्रॉब्लम आती है एक 1970s में, तो आई वाज द विक्टिम ऑफ इट। एंड उसकी वजह से मुझे माइग्रेन था, मुझे पेप्टिक अल्सर था, मुझे र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गई थी, मेरे बाल गिर गए थे। और तब मुझे पता चला कि ये सारा का सारा जो मेरी बॉडी सफ़र कर रही है, इसलिए कर रही है कि मेरे पास वो सब इमोशनल वुंड्स भरे पड़े हैं। और उन इमोशनल वुंड्स को अगर आप हेल्प करना चाहते हैं अपने आप को, तो कुछ चीज़ों को आपको करना होगा, किसको कोई भी आम आदमी कर सकता है एनएलपी से। और मैं चाहता हूं कि सबको इतना पता होना चाहिए। बेसिकली लोग सफ़र कर रहे हैं बहुत सारी बीमारियों से, सुसाइडल अटेम्प्ट कर रहे हैं, अनवांटेड बिहेवियर्स हैं, लेकिन वो ये एक चीज़ नहीं जानते कि उनको सिर्फ एक बार अपने पास्ट के मेमोरीज को पीछे छोड़ना है, अपनी सेल्फ इमेज को बड़ा करना है और फ्यूचर को ब्राइट देखना है। सर, हम ये कैसे करेंगे उस पे तो हम ज़रूर जाएँगे, लेकिन सबसे पहले ना एक चीज़ जो मेरे दिमाग में आ रही है वो ये है कि हमने ग्रॉस लेवल पे तो बात कर ली कि किसी ने आपको, आपके फादर ने पेन को एलिफेंट बता दिया। अब बड़े हुए आपने बहुत लोगों से सुना, फिर आपने इंटरनेट पे ढूँढा तो आपको समझ में आ गया यार ये तो पेन है, एलिफेंट नहीं है। वो बिलीफ सिस्टम तो आपका क्लियर हो गया क्योंकि ग्रॉस लेवल पे वो फिज़िकली दिख रहा है, कॉन्शियस माइंड समझ सकता है, इंटरनेट समझ सकता है, इमेजेस समझ सकता है, लोगों की बात समझ सकता है। लेकिन कुछ ऐसे सटल लेवल पर हमारे बिलीफ सिस्टम सेट हो जाते हैं जो कॉन्शियस माइंड नहीं समझ सकता। जैसे कि अगर हमें हाइट से डर लगता है तो क्यों लगता है? बहुत सारे लोग हैं वो एयरप्लेन से भी जंप कर रहे हैं और बहुत पैसे खर्च करके जंप कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ओशन के अंदर भी डाइव लगा रहे हैं। कई लोग नहाने में ही इतना घबराते हैं कि वो
शावर से नहीं नहा पाते हैं। तो ये जो सटल लेवल के बिलीफ सिस्टम्स हैं हमारे, इनसे कैसे डील करें, इनको कैसे समझें, क्योंकि इनका कोई सही और गलत जवाब नहीं है। जो लोग ऊँचाई से डरते हैं, उनके भी बहुत सारे कॉन्शियस रीज़न्स हैं और डरना वाजिब भी है। जो लोग नहीं डरते, उनके भी बहुत सारे रीज़न्स हैं और डरना नहीं भी वाजिब है, वहाँ भी बहुत एडवेंचर है, थ्रिल है, मस्ती है। तो हम इस जो ये सटल लेवल वाले जो बिलीफ सिस्टम्स हैं ना हमारे जो बन गए हैं, उनको कैसे डील करें? मैं ये कहूँगा कि इनको बिलीफ सिस्टम से बेहतर है कि ये आपके ऐसे न्यूरल पाथवे बन गए हैं जिनको आप कॉन्शियसली नहीं तोड़ पा रहे हैं जब तक कि आपको कोई ट्रेनर नहीं मिलता है। सही बात तो यह है कि डीप डाउन जो भी इस तरह के पैटर्न आपके पास पड़े हैं, उनकी इतनी गहरी इमोशंस आपका सबकॉन्शियस माइंड लेकर चला है कि वो आपकी बॉडी का पार्ट बन चुके हैं। मतलब ये किसी के कहने से नहीं ठीक होंगे नहीं। सर, क्योंकि जब मैं अगर मुझे हाइट से बहुत डर लगता है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने स्काई डाइविंग की हुई है और सब लोगों के ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस हैं। कुछ फील नहीं होता, थोड़ी देर फ्री फॉल फील होता है, उसके बाद बहुत अमेजिंग फीलिंग आती है। सब मैंने सुना है और मैंने देखा भी है, मैंने स्टैट्स भी जाके गूगल किए हैं कि 1% चांस भी नहीं है कि आपको हार्ट अटैक आ जाए। मतलब आपके फियर क्या होते हैं कि मेरा कहीं हार्ट ही स्टॉप ना हो जाए, कहीं मैं ऐसे ना गिर जाऊँ, चोट ना लग जाए, कहीं पैराशूट ना खुले। दीज आर कॉमन रीजंस। और जब मैंने स्टैटिस्टिक्स देखे तो 1% भी ऐसा नहीं होता है। बट आपका फियर तो इतना बड़ा है जो आपको वो करने ही नहीं दे रहा। और ये सब बहुत सारे एरियाज में ब्रेकअप को लेके हमारे ऐसे होते हैं। रिलेशनशिप्स में आजकल मैं देख रही हूँ लोगों के बहुत परसेप्शन होते हैं कि ये ऐसे ही होंगे, वैसे ही होंगे। तो मैं बेसिकली जो पूछना चाह रही हूँ वो ये है कि ये तो हम कॉन्शियस से इसको नहीं डील कर पाएंगे, चाहे मैं कितना डेटा पढ़ लूँ कि 1% भी फेलियर का चांस नहीं है, इतना सेफ है, ये है। दैट इज नॉट हेल्पिंग मी लेट गो ऑफ माई फियर। मेरा फियर मुझे पकड़ के बैठा है। अब आप ये बताओ कि मैं कैसे ये फियर जाएगा, क्या इसकी प्रोग्रामिंग रिवायरिंग हो सकती है न्यूरो लिंग्विस्टिक के थ्रू? 100% हो सकती है। और अगर आपके पास कोई भी फियर है और उसकी एंग्जाइटी आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही और इवन आप उसको सोचकर भी ये फील कर रहे हैं कि मैं इस समय डर में हूँ या यानी कि मैं इस फोबिक एक्सपीरियंस को महसूस कर रही हूँ, तो यू जस्ट गिव मी 40 मिनट्स एंड मुझे आपके 6-8 महीने नहीं चाहिए साइकोलॉजी की तरह। इट विल टेक ओनली 40 मिनट्स टू इरेज दैट पैटर्न। याद रखिएगा, जीवन में एक चीज़ याद रखिएगा कि वॉट एवर यू हैव लर्न यू कैन अनलर्न इट और यू कैन अनलर्न इट्स इंटेंसिटी। आप हो सकता है कि कोई ग्रीफ की सिचुएशन आपके पास पड़ी हो जिसकी वजह से आज भी आप रुके हुए हो। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो घटना आपको याद नहीं आएगी, लेकिन उस घटना के बाद जो आपकी एंग्जाइटी या फियर या जो आपके अंदर एक रुदाली भरी पड़ी थी वो ख़त्म हो जाएगी। यानी कि आप यूँ समझिए कि जो भी परसेप्शन आपकी लाइफ में पड़ा, चाहे वो पानी का डर है, वो सांप का डर है, ऊंचाई का डर है या वो क्राउड का डर है, ये सारे के सारे इनको हम फोबिया कहते हैं। फियर यहाँ पर 2 तरह का होगा। मैं परसेप्शन को थोड़ी देर के लिए फियर से अलग हटा देता हूँ। कई बार आपको सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया में ना वर्ड बेचे जा रहे हैं। 99% लोगों के पास कोई फोबिया नहीं है, वो एंग्जाइटी मात्र है। यानी कि उन्हें ऊंचाई को देखकर एंग्जाइटी हो रही है, पानी को देखकर एंग्जाइटी हो रही है। जैसे ही वो प्लेन में झटका सा लगता है वो चिल्लाते हैं, एंग्जाइटी इतनी इमीडिएटली ट्रिगर हो जाती है। फोबिया सिर्फ वहाँ होगा जहाँ पर सचमुच में आपके साथ अटैक हुआ है, यानी कि आपके ऊपर सांप अटैक किया है और वो उसके बाद आपकी एक मेमोरी बन गई है। अब आपको सांप जहाँ भी दिखाई देगा या उसके बारे में सोचेंगे तो डर लगेंगे, लेकिन अब तक सांप ने आपको अटैक ही नहीं किया, तो वो एंग्जाइटी मात्र है। इस पर फोबिया गलत बोला जा रहा है। अधिकांश लोगों को छिपकली और कॉकरोच से, क्या इन दोनों ने आप ऊपर अटैक किया? कभी आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन है? वो कहता है नहीं। कोई रेफरेंस है? नहीं। बस आपको अच्छा नहीं लगता, ये एंग्जाइटी है। और याद रखिएगा, ये एंग्जाइटी इट हैज़ बिकम द पार्ट ऑफ योर बॉडी नाउ। द मोमेंट यू इवन थिंक ऑफ cockroach or I mean snake or ऊंचाई, immediately your body starts shivering or giving the response. इसे आप कभी भी हटा सकते हैं। याद रखिएगा, whatever you have learned you can unlearn it. This is the beauty of your mind, provided you know the techniques of subconscious mind. अच्छा, एक बात बताओ, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। तीसरी क्लास के बच्चों के साथ दोस्त थे, जब आप तीसरी चौथी क्लास में थे, उस समय आपका एक बिलीफ था कि 25 दिसंबर को आपको टॉफ़ी मिलेंगी सुबह और आप तकिए के नीचे अपनी सॉक्स वगैरह भी रखा, बहुत सारे हैं। वो ऑटोमेटिकली यू हैव आउटग्रोन दैट बिलीफ। वो बिलीफ ऑटोमेटिकली चला गया। नहीं रखते हम तकिए के नीचे। याद रखिएगा, हमारे माइंड के पास 3 बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट कलाएं हैं या आर्ट हैं, और वही आपको बर्बाद भी कर देती हैं लोगों को और वही उनको बचा भी लेती हैं। नंबर 1, योर माइंड कैन डिलीट एनीथिंग। अगर आप चारों तरफ को देखें तो आप हज़ारों चीज़ों को देख लेते हैं बाहर खड़े होकर विंडो से, लेकिन आप पता है उनमें से कितनी चीज़ों को डिलीट कर देते हैं। एक बार में आपकी बॉडी की जो सेंसेस हैं वो 2.5 मिलियन बिट्स उठा सकती है, लेकिन याद रहेगी 5 to 7। रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू हैव डिलीटेड। पेड़ देखा? हाँ देखा। पेड़ पे पत्ते कितने थे? चिड़ियाँ कितने थी? वो देखी थी सारी, पर काउंट नहीं कर पा रहे, बिकॉज यू हैव डिलीटेड इट। इट मीन्स योर माइंड कैन डिलीट द एक्सपीरियंस। एवरी डे यू डिलीट इट। द सेकेंड वन इज डिस्टोर्टेड। जितने भी आपके पास दर्द हैं,
जितने भी आपके पास झगड़े हैं, जितने भी आपके पास ये डर हैं, वो सिर्फ डिस्टोर्टेड वर्जन्स हैं, यानी कि डिस्टोर्टेड परसेप्शन है, विच यू कैन वंस अगेन डिलीट विद योर टेक्निक्स। एंड थर्ड वन इज जनरलाइजेशन। 4 लोगों ने मुझे धक्का इंसल्ट की, तो मैं कहूँगा ये दुनिया ही मेरे लिए बड़ी ख़राब है, जबकि 800 करोड़ लोग हैं। 4 बार मैं फेल हुआ तो मैंने अपना एक परसेप्शन बना लिया, आई एम ए फेलियर नाउ, जबकि मैं 4 बार फेल हुआ हूँ। यानी कि हमने 40 लोगों ने आपकी मदद भी की होगी यस बचपन से। आपके टीचर्स रहे हैं, आपके पेरेंट्स रहे हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, लेकिन वो 4 लोगों ने क्योंकि मुझे धोखा दे दिया या मेरी मदद नहीं की या मुझे इंसल्ट कर दिया, हाँ, तो मेरा परसेप्शन है कि दुनिया यार ऐसी होती है। अच्छी ऐसा हम आमतौर पर देखते हैं सर, जब रिलेशनशिप्स आजकल तो खैर ज़्यादा भी हो जाते हैं, किसी के 2-3 ब्रेकअप हो गए, 4 ब्रेकअप हो गए, तो उनके बाद परसेप्शन ये बन जाता है कि मुझे तो ना अब इंटरेस्ट ही खत्म हो गया है। रिसेंटली आई वाज टॉकिंग टू अ फ्रेंड और उनका सबसे बड़ा पेन पॉइंट यही था कि यार मुझे ना अब लड़कों में इंटरेस्ट ही खत्म हो गया है। ये होते ही ऐसे हैं, इनका बस अपना मतलब निकालने से मतलब रहता है। तो ऑल दोज बिलीफ सिस्टम जो मुझे बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है कि ये, और उनको अंदर से क्या है, उनका सबकॉन्शियस और डीप लेवल जो डिज़ायर है वो ये है कि मुझे एक पार्टनर चाहिए, मुझे शादी करनी है, और लेकिन बोल रहे हैं कंसिस्टेंटली ये चीज़ कि लड़के तो ऐसे ही होते हैं, मुझे तो इंटरेस्ट ही खत्म हो गया है, मैं तो अब किसी से बात नहीं करती हूँ, मुझे तो अटेंशन भी आती है तो मुझे नहीं देनी। तो ये दोनों में इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है कि आपकी रियलिटी कैसे खुद को मैनिफेस्ट करेगी। वो रियलिटी भी कंफ्यूज है कि क्या करें इसकी लाइफ में, और लोगों को लेके आएँ और इसको अच्छे लोगों से मिलवाएं या फिर नहीं मिलवाएं, क्योंकि ये तो सबको रिजेक्ट कर रही हैं। सेल्फ सबोटाज कहते हैं इसको। एक पार्ट आपके अंदर कह रहा है कि आई नीड इट, दूसरा पार्ट कह रहा है आई डोंट नीड इट। यानी कि आप दोनों किसी भी एक पार्ट को आप हराएंगे, आप हारेंगे खुद ही। एवरी टाइम यू आर डिस्काउंटिंग योर सेल्फ इमेज। एक पार्ट कह रहा है कि शराब पीनी है, एक कह रहा है मत पियो। जिस पार्ट को भी आप हराएंगे, और आप ये मुझे कहते हैं कि राम सर आज मैंने अपनी विल पावर से जो शराब पीने वाला पार्ट था उसको मैंने हरा दिया, आज मैंने शराब नहीं पी, मैं आई एम ए विनर। मैं कहूँगा यू आर ए लूज़र। जिस पार्ट को आपने हराया है सबकॉन्शियस में जाकर, वो कौन था? वो भी तो तुम ही थे, वो कोई और नहीं था। याद रखना, जब भी इस तरह के सेल्फ सबोटाज चल रहे हैं, अधिकांश लोगों को ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है। यानी कि एक पार्ट एक काम कर रहा है, एक पार्ट एक काम कर रहा है। जब भी आप इस तरह के बिलीफ्स को बदलना चाहें, तो पहले आप अपनी डीपर वैल्यूज़ के साथ जाएं। आप अकेलेपन में जीना चाहते हैं या टुगेदरनेस में, तो आप एक ही चीज़ पाएंगे, नहीं टुगेदरनेस में जीना चाहता हूँ लेकिन मुझे लोग अच्छे नहीं मिलते। इसका मतलब है कि आपने एक बिलीफ बना लिया। पहले तो हम बिलीफ सिस्टम को समझ लेते हैं। बिलीफ सिस्टम एक छलनी की तरह है, एक फिल्टर की तरह है कि एक मैंने फिल्टर लगा दिया, ऊपर से आप कुछ भी डालें और मान लेते हैं नीचे से हमें गंदा पानी मिलेगा। ऊपर ने गंगा जल डाला लेकिन ये फिल्टर कुछ ख़राब है और इसमें कुछ गड़बड़ है और ये सिस्टम मुझे गंदा पानी देगा। ऊपर से दूध डाला, गंदा पानी, ऊपर से पेट्रोल डाला, गंदा पानी। यानी कि ये फिल्टर इतना मजबूत हो चुका है। अब ऐसे फिल्टर को आप लगाए पड़े हैं लेकिन आप इसे कॉन्शियसली मानने को तैयार नहीं है। याद रखिएगा, जो भी आप अट्रैक्ट कर रहे हैं लाइफ में वो आपके बिलीफ्स हैं। यू डू नॉट सी व्हाट यू डोंट बिलीव व्हाट यू सी, बल्कि वॉट एवर यू बिलीव यू सी, आपको वही लोग दिखाई देने शुरू हो जाएंगे जिन चीज़ों पर आपका बिलीफ है। तो सबसे पहला है आप अपने बिलीफ को बदलिए। मैं एक चीज़ बता रहा हूँ अभी आपके दर्शकों को, यहाँ पर एक छोटी बात बताता हूँ। अगर कोई भी लड़की या कोई भी लड़का इस तरह की वैल्यू में जीता है कि अब मुझे कोई अच्छा आदमी नहीं मिलेगा और वो बुराई भी करता है, एक तरफ सेल्फ सबोटाजियस है, एक तरफ मैं चाहता हूँ कि मुझे मिले और उसकी बुराई भी कर रहा हूँ। यही लोग, पैसे के साथ भी ये गेम होता है आम आदमी का, ठीक है ना, कि मुझे पैसा चाहिए, अंदर से पता है कि मेरे को मेरी एस्पिरेशन है पैसे को लेके, लेकिन बाहर से बोलते हैं पैसा तो गलत तरीक़ों से ही कमाया जाता है। हाँ, इनका तो कुछ है और बिज़नेस इसीलिए ऐसा हो रहा है, या फिर मैं इतना लालची नहीं हूँ, पैसों को के बारे में चाहना तो लालच होता है। तो इस तरह का हम सोच रहे हैं लेकिन अंदर से डीपर डिज़ायर है कि आई वांट टू अट्रैक्ट मनी। ये भी कॉन्फ्लिक्टिंग एक पूरी तरह बिलीफ से है। आम आदमी इसी कन्फ्लिक्ट में मर रहा है। सुबह 6 बजे उठेगा, मेट्रो पकड़ेगा, दिन भर काम करेगा, किस चीज़ के लिए? पैसे के लिए। लेकिन जब भी उसको डिबेट करनी होगी मनी इज़ नॉट एवरीथिंग पर, तो वो सबसे आगे बोलेगा। डू यू नो व्हाई? बिकॉज उसके अंदर पैसे के लिए इतने सारे बिलीफ के फिल्टर बना दिए गए हैं कि आप उसे कुछ भी कहो वो उल्टा ही कहेगा, जबकि उसी के लिए काम करेगा। इसे ही तो हम सेल्फ सैबोटाज यानी कि खुद के प्रति षड्यंत्र की भावना आप लिए घूम रहे हैं। यही सब जगह पर चल रहा है। अगर आप जीवन में कोई भी बदलाव करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप अपने बिलीफ सिस्टम को ही तो बदलेंगे। जब अगर आप अपने बिलीफ सिस्टम को नहीं बदल रहे और बिलीफ से ही आपको ये पता है कि आप कौन हैं, आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, आपके लिए संस्कार आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपका गोल क्या है लाइफ का, ये सब आपके बिलीफ में ही तो पड़े हैं। और यही बिलीफ आपको तय करवाएंगे कि आप कहाँ तक जाएंगे, कहाँ तक नहीं जाएंगे। याद रखिएगा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप छोटा सा सवाल है,
प्रैक्टिकली बताइएगा। मैं और एक हम आम आदमी हैं, एक दिन में 6 जोड़ी कपड़े धोने आसान है कि एक दिन में 1 करोड़ कमाने आसान है? आम आदमी क्या कहेगा? 6 जोड़ी 6 जोड़ी बोलेगा आम कपड़े धो आदमी। लेंगे। यही सवाल आप अंबानी के बेटे से पूछिएगा, क्या उसका जवाब भी यही होगा? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है जीवन में जो असाइनमेंट आपके सामने है वह पावरफुल नहीं है। पावरफुल यह है कि आप उस असाइनमेंट को किस तरह से ले रहे हैं। जीवन में याद रखिएगा, जो इवेंट आप सामने लेकर परेशान हो रहे हैं वह इवेंट दूसरे के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। इसलिए 6 जोड़ी कपड़े और 1 करोड़ में ये तय करना पड़ेगा कि वो आदमी, आप ये अपॉर्चुनिटी किसको दे रहे हैं। उसके बिलीफ अलग है। अब सवाल उठता है कि इन दोनों में फ़र्क क्या है? फिर इन दोनों में सिर्फ बिलीफ का फ़र्क है। उनके बिलीफ सिस्टम बने हैं जिस परिवार में वो पले बढ़े, जो उन्होंने बचपन से होते हुए देखा, और हमारे बिलीफ सिस्टम वहाँ से बने हैं जिस परिवार में हम पले बढ़े। तो प्रॉब्लम क्या है सर कि अंबानी के तो 2 ही बेटे हैं। मेजॉरिटी तो इसी तरफ है जिनको वो 6 जोड़ी कपड़े धोना ही आसान लगेगा। अब उनका बिलीफ सिस्टम कैसे बदलें कि क्योंकि हर किसी को करोड़ों कमाने हैं, हर किसी को अच्छा पार्टनर चाहिए, लविंग रिलेशनशिप्स चाहिए, हेल्थ एकदम बढ़िया चाहिए, फिटनेस, आइडियल बॉडी चाहिए। चाहिए में तो सब कुछ है, जैसा कि हम पहले भी बात कर रहे थे, चाहिए में तो बहुत आइडियल परफेक्ट फिगर है। लेकिन वो जब अपनी रियलिटी चूज करने की बात आती है, जैसे आपने मुझे भी कहा कि चुनो इन दोनों में से एक, तो मैंने भी 6 जोड़ी कपड़े ही चुने ना। तो मैं कैसे अपना बिलीफ सिस्टम बदलूं कि मैं वो कहूं कि यार नहीं 1 करोड़ कमाना आसान है, क्योंकि सुनने में लग रहा है लेकिन मेरे सबकॉन्शियस को बिलीव नहीं हो रहा। आप जो कह रहे हो ऐसा हो सकता है। एग्जैक्टली और अब आपको कोई भी एक मोटिवेशनल स्पीकर कहेगा क्या कर ले अपने मन की और तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। पता है वो आपको क्या कर रहा है? वो आपका मिसमैचर बन रहा है। मैं आपको 2-3 मिनट लूँगा बढ़िया चीज़ समझाने के लिए कि जो आपने कहा कि मेरा एनवायरनमेंट ये था जहाँ पर 6 जोड़ी कपड़े आसान थे। बिल्कुल, हम जब बड़े होते हैं तो हम एक सिस्टम से जीते हैं जिसका नाम है लोकल मॉडल एक्सेलेंस। जब आप बड़े हो रहे थे तो जो भी आपके लोकल मॉडल एक्सेलेंस थे वो उनको आप अडॉप्ट कर रहे थे कि किस सिचुएशन में माताजी ने ये बिहेवियर किया, किस सिचुएशन में पिताजी का ये बिहेवियर था। वो बिहेवियर परमानेंट नहीं था, वो एक यूनिवर्सल नहीं था। वो किसी और आदमी का डिफरेंट बिहेवियर रहा होगा। लेकिन जो आप पहली बार में लेते जा रहे थे, आपका माइंड स्पॉन्ज की तरह और उसे 13 साल की उम्र तक ले रहा था, जिस पर वो कोई भी लॉजिक नहीं लगा रहा था। उस समय आप देख रहे थे कि पैसे वाला आदमी जो फिल्मों में दिखाई जा रहा है वो खराब मिलेगा, और जो हीरो है, जो विक्टिम है, विक्टिम का रोल खेलेगा, उसके प्रति आपकी सहानुभूति होगी। और आपने उसके टाइम के बाद में ले लिया कि जितने भी लोग विक्टिम देखेंगे तो आपको ऐसा लगता है कि इनके प्रति मैं सिंपैथी दिखाऊं। लेकिन जो भी अमीर आदमी हैं उनके प्रति हम एक ऐसा विचार रखते हैं, नहीं नहीं ये गलत होंगे। कई बार लोगों के साथ पैसे के बिलीफ इसलिए गड़बड़ हो गई कि जितने भी पैसे वाले हैं वो कुछ गलत करते हैं। और मैं उनसे कहता हूं कि यार तुम किसी झुग्गी झोपड़ी वाली कॉलोनी में भी शाम को चले जाओ, वहाँ पर भी तुम्हें बहुत अच्छी चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो पैसा तो एक न्यूट्रल एनर्जी है, इससे आप एक धर्मशाला भी बना सकते हो, एक हॉस्पिटल भी बना सकते हो, एक स्कूल भी बना सकते हो। सवाल यह है कि आपकी वैल्यूज़ क्या हैं। तो अगर आपको एक्सपेंड करना है, ट्रांसफॉर्म करना है खुद को, तो आपको अपनी वैल्यूज़ क्लियर करनी पड़ेंगी। मुझे लाइफ में मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मेरा लाइफ का मिशन क्या है, मैं किस तरह से अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, किन किन गोल्स को मैं पूरा कर सकता हूँ इस पैसे से। लेकिन याद रखिएगा, अब सवाल उठता है कि इस पैसे का फ़ायदा उठाने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज़ को बदलना होगा, और वो है आपकी सेल्फ इमेज, जिसे आप 6 साल की उम्र तक खो कर आ चुकी हैं। हम 6 साल की उम्र तक अपनी सेल्फ इमेज को बर्बाद कर देते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, साइकोलॉजी कह रहे हैं। सर हमारी सेल्फ इमेज होती क्या है? क्योंकि जब से हम पैदा हुए हैं, हम जो भी सोच रहे हैं, जैसा भी सोच रहे हैं, हमारा सबकॉन्शियस जो बन रहा है, वो बन तो आसपास के इवेंट्स, आसपास के लोगों, क्या सुना, क्या बोला गया, उसी से बन रहा है। तो सेल्फ है क्या इसमें? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सेल्फ इमेज जो एक वर्ड है, ठीक है, सोल है, सब कुछ ठीक है, लेकिन सेल्फ का कितना है इसमें? सब कुछ तो बाहर से बोरोड ही है। सब कुछ तो पेरेंट्स को देख के बड़े हुए, उनके आइडियाज़ ले लिए, आसपास एनवायरनमेंट में क्या था वो देख के आपने समझ लिया 6-7 साल की उम्र तक। इसमें मेरा सेल्फ इमेज है क्या? आपका इसीलिए कुछ भी नहीं है, सारा का सारा सोसाइटी का है। आपके पास एक प्लेफुल सेल्फ इमेज थी जिसमें आप खेलना चाहते थे। वो खेल बहुत दिनों से छूट चुका है, जहाँ पर आप हंसना चाहते थे, दौड़ना चाहते थे, रिलेट करना चाहते थे। आप एक प्लेफुल जोन में रहना चाहते थे, प्यार करना चाहते थे, प्यार करना चाहते थे, प्यार पाना चाहते थे, आप चाहते हग थे। करना चाहते थे, ठीक है ना। आप लोगों से आसपास के लोगों के साथ कनेक्ट करना चाहते थे, आप पशुओं के साथ, पक्षियों के साथ खेलना चाहते थे। लेकिन आपको बता दिया गया कि तुमसे ये नहीं होगा, तुमसे ये नहीं होगा। फिर चारों तरफ के जो आपको रेफरेंस दिए गए, आप उनको ले रहे थे। और एक दिन ऐसा आया कि
आपने सिर्फ 3 साल की उम्र तक, मैं एक किताब में पढ़ रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि 2.5 साल की उम्र तक आप अपनी लाइफ को जीते हैं, उसके बाद आपकी लाइफ नहीं। जैसे आप पहले दिन स्कूल में जाते हैं, उस दिन आपके हाथ में कलम आ जाती है और फिर लोग आपको बताते हैं बताते कि हैं। अब आप अच्छे नहीं हैं, अब आप अच्छे हैं। फिर आपको स्टार मिलते हैं कि आपने क्या अच्छा किया, और एक टाइम आता है कि आप सिर्फ और सिर्फ मैनिपुलेटेड वर्ल्ड में रहते हैं और यू वांट टू मैनिपुलेट द थिंग्स। आप ये कहते हैं कि इस चीज़ को करने से मुझे रिवार्ड मिलेगा और इस काम को करने से मुझे पनिशमेंट नहीं मिलेगा, यानी कि यू आर अवॉइडिंग द पनिशमेंट एंड यू आर गेनिंग द रिवार्ड एंड यू आर नॉट प्लेइंग द ऑथेंटिक सेल्फ इमेज नाउ। आपको पता चल गया कि आपके बगल वाले स्टूडेंट ने कहा कि आपके, भले ही वो आपका कज़न ही पढ़ रहा था आपकी क्लास में, टीचर ने कहा कि तुम्हारा होमवर्क कहाँ है, क्यों नहीं किया। अब उसे पता कि पनिशमेंट मिलेगा, उसने कहा कि नहीं नहीं, मेरे पापा ना आज बीमार थे, मेरी मम्मी घर नहीं थी और मुझे उनकी दवाई लेनी थी, और आपको पता है कि ये तो झूठ बोल रहा है। और उसने कहा टीचर ठीक है, फिर तुम बैठ जाओ। एंड सडनली यू हैव मॉडल्ड वन थिंग कि यहाँ हाउ टू अवॉइड द पनिशमेंट, झूठ बोलकर। नाउ यू हैव गोट वन डेंट ऑन योर ओन सेल्फ इमेज, यू हैव गोट ए निगेटिव बिलीफ और द रेफरेंस वी कैन से, एंड रेफरेंसेज आर द फैब्रिक ऑफ योर लाइफ। जीवन में जितने भी आपके पास रेफरेंसेज हैं वही तो आपके फैब्रिक हैं लाइफ के जीवन। कुछ हाँ, तो ऐसे झूठ हैं जो बड़े ब्लैक जोन में आते हैं, ये तो गलत ही है ना। हम जब बड़े होते जाते हैं हम समझते जाते हैं कि हाँ यार ये झूठ तो गलत है, तो मुझे नहीं बोलना। लेकिन क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस का पार्ट बन जाता है, तो भी आप कहीं ना कहीं अपने झूठ बोलने को जस्टिफाई करते हो। जैसे आप ट्रैफिक में अगर कहीं स्टक हो, आप लेट हो गए हो, सॉरी अगर आप लेट हो गए और ट्रैफिक में स्टक भी नहीं थे, तो भी आप आके बोलते हैं अरे आज वो ट्रैफिक ज़रा ज़्यादा था। सटल झूठ जिनसे आपको लगता है कोई हार्म नहीं हो रहा, किसी का कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस का पार्ट बन गए। तो जहाँ भी आपको बचने का मौका मिलेगा, जहाँ भी आपको लगेगा अरे बॉस बोलेगा तुम 15 मिनट क्यों लेट आए, या ये क्यों हुआ या वो क्यों हुआ, तो वहाँ पे फटाफट से वो अपने सबकॉन्शियस में से वो खींच लाते हो कि चलो एक बहाना बना के यहाँ से निकल लें। और ये हम कई चीज़ों में कर रहे हैं, रिलेशनशिप्स में कर रहे हैं, सटल तरीके के झूठ बोलना कि जैसे मुझे आपकी कोई बात पसंद नहीं आई या आपका कोई नेचर पसंद नहीं आया, तो आपके सामने मैं कुछ और बिहेव कर रही हूँ और पीछे से कुछ और कर रही हूँ। दिस इज़ अ लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग। पहले तो ये सिर्फ रिश्तेदारी और आस पड़ोस के लोगों के साथ होता था, लेकिन अब ये सेम घर में रहते हुए अपने पार्टनर के साथ, अपने स्पाउस के साथ, अपने बच्चों के साथ हो रहा है। पहले हम जब मैं बड़ी हो रही थी तो हमने ये देखा कि अगर पेरेंट्स को मानिए किसी रिलेटिव की कोई बात नहीं अच्छी लगी, तो शायद उनके मुंह पे कुछ नहीं कहा, पीछे से हमने बात कर ली कि वो उनके सामने ऐसे मत करना या ऐसे मत कहना। लेकिन अब तो घर में पापा को ये मत कहना, मम्मी को ये मत कहना, बच्चों को ये मत कहना। तो सेम घर के अंदर तक ये इश्यूज आते जा रहे हैं, जहाँ पे हम जो हैं जैसे हैं वैसा अपने नेक्स्ट पर्सन के साथ भी नहीं है। जो मैं हूँ उसका पता मेरे से जो सबसे ज़्यादा क्लोजनेस में है, मेरे चाहे वो हस्बैंड है या मेरे बच्चा है या जो भी है, उसको भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ, क्योंकि शायद मुझे खुद भी नहीं पता मैं कौन हूँ, क्योंकि मैं उसी बिलीफ सिस्टम से स्ट्रेंथन होता जा रहा हूँ। सर यहाँ पे आपने 2 बातें बहुत ही ब्यूटीफुल, जो मुझे एक डिस्टिंक्शन लगा जो आपने दिया, जिसके बारे में हम बात नहीं कर पाए, एंग्जाइटी और फोबिया जो आपने बात की थी। बहुत ही खूबसूरत, मतलब सिंप्लीफाइड तरीके से आपने बताया कि एंग्जाइटी उस चीज़ की है जो सच में हुई नहीं है। मुझे आज तक किसी सांप ने काटा नहीं, बट इन जनरल मुझे सांप से डर लगता है। ये मैंने शायद एंग्जाइटी। आज तक सांप देखा भी नहीं है रियल लाइफ में। मुझे पता है, मुझे रेप्टाइल्स का बड़ा फियर है। मुझे क्रोकोडाइल मुझे पता नहीं है कैसा दिखता है, क्या होता है, सिर्फ इमेज में देखा, लेकिन मुझे फियर है ना। ऐसे हमारी बहुत सारी लाइफ को लेके एंग्जाइटी होती है कि जॉब से फायर ना कर दे। आज तक मेरी हिस्ट्री है, 15 साल से जॉब कर रहा हूँ, किसी ने फायर नहीं किया, लेकिन मेरा परसेप्शन ये है कि ऐसा करूंगा तो फायर ना हो जाऊं, या जॉब से फायर ना कर दें, या रिलेशनशिप में ये ना हो जाए, उनको बुरा ना लग जाए, या वो चाहे ऐसा कुछ हुआ नहीं आज तक लाइफ में, तो वो तो एंग्जाइटी है। एक है एक्चुअल फियर कि मुझे सच में बचपन में एक कुत्ते ने काट लिया था, तो अब मैं गली मोहल्ले के सब कुत्तों से बचता हुआ चलता हूँ, क्योंकि मेरे साथ वो हादसा एक बार हो गया है। तो इन दोनों फियर्स को डील करने का भी तरीका अलग अलग होगा। तो पहले आप बताओ कि एंग्जाइटी वाले को कैसे डील करें, वो सबकॉन्शियस माइंड को कैसे ट्रेन करें एंग्जाइटी को लेकर, एंड सेकंड पार्ट इज कि सबकॉन्शियस माइंड को कैसे ट्रेन कर लें रियल फियर और फोबिया को लेकर। सिंपल सी बात है, इन दोनों में जो रिजल्ट है वो तो एंग्जाइटी ही आएगी। यानी कि आपके साथ कोई भी पुरानी घटना घटी है कि भाई आपको कुत्ते ने काटा है, आप कुत्ते को देखकर आएगी तो एंग्जाइटी ही। लेकिन एक एंग्जाइटी है कि आपने परसीव्ड एंग्जाइटी को लिए घूम रहे हैं, वो भी परसीव्ड ये देखा जाए तो उसमें भी परसेप्शन ही आपका बना है। इन दोनों में आपकी ये दोनों की दोनों एंग्जाइटी या दोनों के दोनों फियर, जिसको आप इरेशनल फियर कहेंगे, ये आपकी बॉडी में जा चुके हैं। नाउ योर बॉडी हैज़ बिकम द माइंड। आपकी बॉडी ने अपना माइंड क्रिएट कर लिया है। जैसे ही आप उस सिचुएशन के बारे में सोचेंगे, या कोई भी पढ़ लेंगे, या कोई भी आदमी अपनी बता रहा होगा कि मैं लिफ्ट में फंस गया, तो अचानक योर बॉडी विल फील द सेम सेंसेशन, और वो सेंसेशन आपकी जेनेटिक लेवल तक चली गई है। इसीलिए इसको साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी कहा गया। वो फियर सिर्फ आपकी बॉडी का सिर्फ ऊपर के पार्ट में नहीं है, वो आपके जेनेटिक लेवल पर चला गया, वो आपके इम्यून सिस्टम तक चला गया। इसीलिए जब भी आप देखेंगे
जितने लोगों को भी फोबिया है, डीप फोबिया, और एक समय हो गया उनको 1 साल, 2 साल, 3 साल, तो आप पाएंगे कि उनके पास कोई ना कोई इशू भी बॉडी में आ चुका है। वो रेगुलरली एक अनरिजोल्व्ड इशू है। ऐसे में उनको चाहिए कि वो किसी अच्छे मेंटोर के साथ मिलकर इस काइनेस्थीसिया को, यानी कि इस फीलिंग को वो इरेज कर सकते हैं। और ये बहुत आप मुश्किल नहीं है। वैसे मैं इस एंग्जाइटी को आप इवन ब्रीदिंग पैटर्न से भी तोड़ सकते हैं। अगर आप किसी भी मोमेंट में अगर आप 20-25 मिनट के लिए बैठना जानते हैं, उस समय आप अपनी बॉडी को ना हिलाएं। जैसे आप बॉडी को नहीं हिलाते हैं और विचारों के साथ ना लड़ें, जैसा कि आजकल बहुत है कि आप शून्य में जाओ और शून्य में जाओ और ये विचार नहीं आना चाहिए। नहीं, आप विचारों को खुला छोड़ दें। बस एक काम कर लें आप कि आप अपनी बॉडी को ना हिलने दें। बॉडी को ना हिलने देना ये आपके कॉन्शियस एफर्ट में आ सकता है। यानी कि आप मुझे कुछ भी याद दिला दें, या मुझे कोई भी मूवी आ रही हो या कोई भी इवेंट आ रही हो, अगर मैं बॉडी को नहीं हिलाऊंगा तो गौर से सुनिएगा। माइंड यहाँ पर एक गेम खेलता है जो सबकॉन्शियस का गेम लोग नहीं जानते। वो ये है कि अगर सबकॉन्शियस ने किसी मेमोरी को उठा लिया, जो परसेप्शन उसके पास डीप डाउन पड़ा है, जिसका आपको भी नहीं पता। कई बार आप देखेंगे मेडिटेशन करते हुए, अगर सचमुच में आप कर रहे हैं, तो कई बार ऐसे थॉट आएंगे जो आपके साथ कभी नहीं घटे नहीं हैं, लेकिन वो परसीव्ड हैं। यानी कि बहुत सारी ऐसी दुनिया की बातें आपके अंदर पड़ी हुई हैं जो आपने कभी भी कॉन्शियसली परसीव ही नहीं की, वो घटना ही नहीं घटी सपने की तरह, लेकिन वो अचानक आ जाएगी। याद रखिएगा, उस समय अगर आपने अपनी बॉडी को नहीं हिलने दिया तो आपका सबकॉन्शियस ये मानेगा कि इसका कोई रेस्पॉन्स हमारे बॉडी में नहीं है, तो आपका माइंड इसे धीरे से छोड़ना शुरू कर देगा। लेकिन इसमें इट में टेक 6 मंथ, 7 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ। लेकिन NLP की बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनके द्वारा आप इसके साथ 40 से 50 मिनट में अपना पीछा छुड़ा सकते हैं। सो सर, कोई ऐसी सिंपल टेक्निक है जो हमारे जो व्यूअर्स इसको देख रहे हैं, जो फियर से जकड़े पड़े हैं, चाहे वो एक अच्छा पार्टनर पाने का फियर हो, चाहे वो करियर का फियर हो, चाहे किसी भी तरह का फियर हो, उस NLP टेक्निक को अप्लाई करके अपने फियर को बिल्कुल हरा सकते हैं? दे कैन डू इन 30 सेकेंड्स। प्लीज टीच अस दैट। सिर्फ 4 चीज़ें वो कर लें। नंबर 1, हम एक स्पेशल स्टेट को गेन कर लें, और वो स्टेट जब भी गेन कर लेंगे तो वो 4 काम करने होंगे। नंबर 1, आप अपनी स्पाइन को सीधा करें। स्पाइन इज द पार्ट ऑफ योर ब्रेन। नंबर 1, आप अभी ब्रेन के अंदर नहीं जा सकते क्योंकि वो टेक्निक बहुत लंबी और वर्कशॉप हो जाएगी वहाँ पर। इमीडिएटली आप एक लंबा सांस लें। जब भी आप एंग्जाइटी में होते हैं, आपकी ब्रीदिंग शैलो हो जाती है, छोटी ब्रीदिंग हो जाती है। जब आप लंबी ब्रीदिंग करते हैं तो आप इमीडिएटली उस एंग्जाइटी को या उस ऑक्सीजन की कमी को पूरा कर लेते हैं। तीसरी चीज़ है आपके फेशियल एक्सप्रेशन। आपकी 80 जो मसल्स है चेहरे की, वो एक स्पेशल कनेक्शन बनाती है आपके माइंड को डिजाइन या रीडिजाइन करने के लिए। इसलिए कहा जाता है कि आपके वॉट एवर गोज इन योर माइंड इट इज़ विजिबल ऑन योर फेस। चेहरा आपके मन का दर्पण है, ठीक है ना। तो चेहरे की 80 मसल्स को आप महसूस करते हुए ये कि मानो आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है, तो अपने चेहरे के भावों को बदलिए। 80 मसल्स को आप यूज़ करना सीखिए। आप अपने होठों को, अपने चेहरे को, गाल को, और मानो कि आप बेस्ट ऑडिशन दे रहे हैं बॉलीवुड में। और चौथी चीज़ है कि आप इंटरनल डायलॉग को बदल लें। आई एम बिकमिंग कॉन्फिडेंट। ये 4 चीज़ें आप 30 सेकंड के लिए कर लें। जैसे ही आप इसे करेंगे तो आप एक विशेष जोन में पहुंचेंगे जो इस समय क्रिएट हुआ है। इस स्टेट में पहुंचकर, इस जोन में पहुंचकर अब आपको कुछ नहीं करना है। आपको इस जोन को बनाए रखना है थोड़ी देर के लिए, बगैर किसी बॉडी को हिलाए हुए, और अगले 30 सेकंड और काम कर लें कि वॉट एवर यू वांट टू अचीव, इमेजिन करिए कि यू हैव स्टार्टेड दैट वर्क, कि आप उस काम को कर रहे हैं। वो हाइट आपके सामने है और आप उस हाइट पर धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहे हैं। वहाँ पर आप एंजॉय कर रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं, फिर चढ़ रहे हैं, और इसे 30-40 बार अभी अगले 30-40 सेकंड में कर लें। थोड़ी एक सेकंड में ऊपर जाएं, नीचे जाएं, लेकिन आप अपनी स्टेट को ना बदलें। ऐसे में अगर आपको लग रहा है कि आपका सांस बदल रहा है तो सांस को फिर एक लंबा ले लें। आपको लग रहा है कि इंटरनल डायलॉग बदला, ओ माय गॉड, उसे फिर कहें आई एम बिकमिंग हेल्दी एनर्जेटिक, या और आई एम बिकमिंग कॉन्फिडेंट। आपके फेस पर वही भाव रहना चाहिए, और आपकी स्पाइन जब तक सीधी रहेगी आपको डर नहीं लगेगा। लेकिन उस समय आपने जो चीज़ों को विजुअलाइज किया है वो एक नया न्यूरल पाथवे बना चुका है। याद रखिएगा, आपके माइंड में फियर इसलिए भी होता है कि आपके पास उस समय कॉन्फिडेंस का कोई ऑप्शन या रेफरेंस नहीं होता। और एक बात और समझ लीजिए कि हमारा माइंड रियलिटी और इमेजिनेशन में कोई फ़र्क नहीं जानते। तो आप जानते हैं, इस समय आप एक अच्छे खाने के बारे में सोच सकते हैं और मुंह में पानी आ गया। शायद मेरे दिमाग ने भी माना, और मेरी वर्ड्स में भी दिखाई दे रहा है। तो जब आप एक स्टेट में जाकर विजुअलाइज करते हैं तो माइंड में वो न्यूरल पाथवे बनते हैं। लेकिन अगर आपकी स्टेट बिगड़ी हुई है और आप विजुअलाइज कर रहे हैं, इसलिए कोई विजुअलाइजेशन कई बार लोगों का काम नहीं करता, बिकॉज दे हैव नॉट गेन द राइट स्टेट। राइट स्टेट में आपका माइंड उन विजुअल्स को, उन फीलिंग्स को और उन ऑडियोज को बना सकता है। ही हाइट पे जाकर कहें, यस इट्स माई लाइफ, आई एम एंजॉइंग इट, आई फील ग्रेट हियर,
और इमीडिएटली आप देखेंगे कि नया परसेप्शन, नया ऑप्शन आपने माइंड को दे दिया एंड यू आर आउट ऑफ फियर। करके देख लीजिएगा। बस इतनी सी बात है कि आपकी बॉडी एक स्टेट में हो और उसे 40, 50, 60, 70 बार आप रिपीट कर लें माइंड में। जो आपने बात कही सर, मैंने अभी रिसेंटली उसको अपनी लाइफ में ऑब्जर्व किया। अभी 2 महीने पहले, 2.5 महीने पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मेरा पैर की हड्डी टूट गई थी, फ्रैक्चर था। कुछ एपिसोड हालांकि हमने तब भी शूट किए उस पेन के स्टेट में, लेकिन पहले दिन से, क्योंकि मैं ये सब जो हम बातें कर रहे हैं कुछ सालों से पढ़ रही हूँ, प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो मैंने पहले दिन से अपने आप को बोलना शुरू किया कि मुझे मेरी लाइफ में कोई चेंज नहीं हुआ है। मैंने व्हील चेयर में घूमने को एक अपना स्पॉट बना लिया। बड़ी मस्ती से मैं ड्रैग करके जा रही थी। घर पे जो लोग मिलने आते थे वो बड़ा बड़ा खुश होते थे मुझे देख के कि यार तुम तो मज़े कर रही हो व्हील चेयर में भी। फिर जब व्हील चेयर से उठी तो एक पैर पर जंप कर कर जा रही थी। मैंने उस स्टेट को भी इंजॉय किया। तो मैंने देखा मेरा परसेप्शन ऑफ पेन और पेन भी एक्चुअल में कम हो गया। वर्सेस अगर मैं उस पेन को ये फील करती थी, अरे अब पता नहीं क्या होगा, अगले 3 महीने तक मैं कैसे करूँगी, मेरा तो वेट भी बढ़ रहा है। हालांकि ये सब भी हुआ ऑब्वियसली, क्योंकि आप मूवमेंट नहीं कर रहे हो, आप एक चेयर में बैठे हो, व्हील चेयर में हो, आप बेड रिडन हो, तो आपका वेट डेफिनेटली बढ़ रहा है। लेकिन मैंने उस तरफ सोचा ही नहीं, उस तरफ ज़्यादा उस एनर्जी को ज़्यादा फीड नहीं किया। तो मैंने खुद देखा कि मेरा सेल्फ इमेज जिसकी हम बात कर रहे हैं, आप अपने बारे में क्या सोचते हो, वो डिप्रेसिव स्टेट पे नहीं गया, जो कि जा सकता था। क्योंकि मैं जैसी इंसान हूँ, मेरा एवरीडे इज़ फुल ऑफ एक्टिविटी। मैं 4 से 5 घंटे कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करती हूँ। मतलब आई गो ऑन वॉक्स, आई गो फॉर माई क्लासेस, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन वो बिल्कुल एक हॉल्ट पे आ जाना, मतलब मैंने इसको पहले ही परसीव कर लिया था कि ये एक्सीडेंट जो है मेरे अंदर ऐसी भावनाएं ला सकता है। तो ऐसी भावना ना आए उसके लिए मुझे क्या क्या सोचना है और क्या क्या फिर एक्शंस करने हैं। कि मुझे फील नहीं करना, मुझे व्हील चेयर को भी इंजॉय करना है, मैं जो खा रही हूँ उसे इंजॉय करना है, मैं बात कर रही हूँ, मैं अपने पेन किसी के साथ शेयर कर रही हूँ, किसी को वो इंस्टेंस भी नरेट कर रही हूँ, तो उसे भी मज़े से मस्ती करके मैं बता रही हूँ कि मैंने ऐसे जंप किया और फिर मैंने ऐसे लैंड किया और ये किया। उससे मेरा पेन का परसेप्शन बहुत कम हो गया। तो ये मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि जो व्यूअर्स इसे देख रहे हैं उन्हें ये ना लगे कि जो हम विजुअलाइजेशन की बात कर रहे हैं या अफर्मेशंस की जो बात कर रहे हैं वो काम नहीं करते हैं। वो काम तभी करते हैं जब आपने जैसा कहा कि एक तो इंटेंशन आपका सही होना चाहिए कि आप किस तरह से सोच रहे हो, और फिर आपको वो रिपीटेडली कंसिस्टेंटली वैसे सोचना है। क्योंकि सर एक दिन तो इंटेंशन सेट करना ईजी हो जाता है कि आज मैं ऐसे करूँगी, लेकिन अगले दिन रिजल्ट नहीं आता। आज तो मैं ढंग से खाना खाऊंगी लेकिन रिजल्ट अगले दिन नहीं आता। आज तो मैं ढंग से पढ़ाई करूंगी, किताब पढ़ूंगी, नॉलेज अगले दिन तो नहीं बिल्ड होती है। नॉलेज तो आप सालों साल पढ़ोगे, रिवाइज करोगे तो ही बिल्ड होगी। तो क्योंकि रिजल्ट इमीडिएट नहीं आते हैं तो हम उन चीज़ों पे बिलीव बनाने शुरू होते हैं, अरे पढ़ने से क्या होगा, अरे ये किताबें फालतू है, अरे ये ऐसा है, एक्सरसाइज से कुछ नहीं होता, सब कुछ डाइटिंग से होता है, इससे तो हम ऐसे ऐसे बिलीफ सिस्टम्स इकट्ठा करते रहते हैं। तो आई रियली होप कि इस कॉन्वर्जेशन के बाद जो लोग हैं वो अपने इस तरह के बिलीफ सिस्टम को थोड़ा सा दूर करें, उनमें ज़्यादा पढ़े ना। सर आपने विजुअलाइजेशन की बात की, वहाँ पे एक काम जो हम सब ने किया है, मोस्ट ऑफ द बच्चों ने किया या मोस्ट ऑफ द लोग आज भी करते हैं, विजन बोर्ड बनाना, है ना। हमें बचपन से सिखाया गया कि एक बड़ा सा अपने दरवाजे के आगे, अपने दरवाजे के पीछे, अलमारी के ऊपर, फ्रिज के ऊपर एक विजन बोर्ड बनाओ जिसमें आप लिखो कि इस साल मुझे ये करना है, ऐसे करना है, ये करना है। आप विजन बोर्ड्स को लेकर क्या सोचते हो? विजन बोर्ड बेसिकली एक धोखा है हम लोगों के साथ। ये सिर्फ एक थोपा गया शब्द है और वहाँ पर कुछ लोगों ने ये कहा कि मैंने विजन बोर्ड बनाया था और मेरे पास ये कार आ गई, मैंने विजन बोर्ड बनाया था मेरे पास बड़ा मकान आ गया। ठीक बात तो ये है कि अगर कोई भी रूल काम करता है तो इसके लिए एक सेंटेंस में दे रहा हूँ, और विजन बोर्ड क्यों काम नहीं करता और विजन बोर्ड में क्या कमियां हैं और जिसको हमारे देश के लोगों को ठीक कर लेना चाहिए, मैं ये भी बताऊंगा। सिर्फ मैं इसको बुराई नहीं कर रहा हूँ। विजन बोर्ड काम करता है, लेकिन ये किसके लिए काम करता है मैं वो भी बता रहा हूँ। पहली तो बात ये समझिए कि विजन बोर्ड एक ऐसा शब्द या एक ऐसी प्रोसेस हमें सौंपी गई है जिसमें कुछ लोगों ने कहा कि मैंने विजन बोर्ड बनाया। तो रूल ये है कि एवरीथिंग बीइंग कांस्टेंट द रूल वर्क्स। कोई भी कानून तब काम करता है, कोई भी नियम तब काम करता है जब बाकी चीज़ें कांस्टेंट हो। मेरी लेन ग्रीन है और मैं गाड़ी तेज़ी से चला रहा हूँ, ये मानते हो कि एक्सीडेंट नहीं होगा। उसमें एक वेरिएबल या कांस्टेंट ये होना चाहिए कि रेड लाइट जिनकी है वो रुके रहें, अगर वो भी सामने आ जाए तो एक्सीडेंट होगा। तो जिन लोगों के पास विजन बोर्ड ने ये कहा है कि मैंने विजन बोर्ड बनाया और इस विजन बोर्ड ने मेरे गोल्स को पूरा किया, तो वो अधूरी जानकारी दे रहे हैं। वहाँ पर कुछ और पहले से हो चुका होगा। लेकिन मैं एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप एक मदर हैं, आपके बच्चे को आज फीवर है या वो तंग हो रहा है, आपको विजन बोर्ड बनाने की ज़रूरत नहीं मोटिवेटेड होने के लिए या फोकस क्रिएट करने के लिए। आपके पेरेंट्स अगर परेशानी में हैं, आपको विजन बोर्ड की ज़रूरत नहीं है। आपकी प्रायोरिटी आपको आज मालूम है, तो आपके विजन बोर्ड की की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी विजन बोर्ड आपके सबकॉन्शियस माइंड का प्रोडक्ट नहीं है, वो कॉन्शियस माइंड का है।
और कॉन्शियस माइंड का रोल सिर्फ 5% है। फिर बाकी लोगों का कैसे पूरा हो जाता है, यहाँ पर मैं सिर्फ 2 चीज़ें बताऊँगा। नंबर 1, जिन लोगों का पूरा हुआ है, अगर वो 200 लोगों ने या 100 लोगों ने विजन बोर्ड बनाया और एक का पूरा हो रहा है, तो कभी भी इसको रूल नहीं बना सकते। रूल तब बनेगा जो 100 में से 90 चल रहे हों, और 90 का नहीं हो रहा है तो इस रूल्स को ख़त्म करिए, या फिर ऐसा रूल बनाइए जो 90 के लिए। जिन लोगों का 1% यूज़ हो रहा है ना, वो सिर्फ इसलिए हो रहा है कि वो शायद इसके ट्रेनर रहे होंगे और वो बताते हैं कि मेरे पास ये कार आई है, ये गाड़ी आई है, इसकी वजह से आई है। नहीं, इसकी वजह से नहीं आई। जिन्होंने नहीं बनाया उनके पास भी आई है, और जिन्होंने बनाया उनके पास भी नहीं आई है। तो गड़बड़ कहाँ है, लास्ट के 2 सुनिएगा। आपके घर में बहुत सारे एल्बम फोटोग्राफ्स पड़े हैं। एक फोटोग्राफ में अचानक आप देखते हैं कि 10-15 लोगों का फोटोग्राफ है और अचानक आपका चेहरा उसमें बीच में है। आपकी आंखें कहाँ जाती हैं, लोगों के चेहरे पर कि अपने चेहरे पर? अपने चेहरे पर। क्लियर है ना? याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा हमारे सबकॉन्शियस के लिए जो है इंपॉर्टेंट है वो आई है। वहाँ पर कहाँ है आई? आप कहेंगे नहीं सर, वहाँ अपना आई फोटो चिपका लेते हैं, बीच में चिपकाते हैं ना। एनीवे, ये स्टिल फोटोग्राफ, ये वो स्टिल फोटोग्राफ है। एंड द लास्ट मैं बता रहा हूँ, सबकॉन्शियस का पूरा निचोड़ 5वें रूल में है। वो ये है कि मान लेते हैं बाहर हम मेन रोड पर खड़े हो जाएं तो हज़ारों लोग सुबह से शाम तक हमारे साथ आगे से निकल जाएंगे, और मान लेते हैं सिटी हमारे लिए बिल्कुल नया है। हमें शाम तक या अगले दिन या 2 दिन या एक हफ्ते के बाद कितने लोग याद रहेंगे? बिल्कुल नहीं, एक इक्का दुक्का, शायद, वो भी गारंटी नहीं है। लेकिन एक आदमी उन लाखों लोगों में से ऐसा है जिसको सचमुच में सींग और पूंछ निकली हुई हो, घोड़े वाली। अब आप जिंदगी भर इसे याद रखेंगे। पता है क्यों? बिकॉज इट इज़ यूनिक। जीवन में आपका सबकॉन्शियस माइंड उन चीज़ों को अभी तक प्रोग्राम या मेमोराइज कर चुका है या परसीव कर चुका है जो यूनिक थी। फॉर एग्जाम्पल, हमारे लिए सारे हादसे यूनिक होते हैं, हमारा माइंड उन्हें हमेशा जीवन भर के लिए रख लेता है। जितने भी आपके पास किसी आदमी ने आपको, बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, और एक दिन उसने आपको एब्यूज, गंदी सी गाली दे दी, वो ज़िंदगी भर याद रहेगी, बिकॉज इट वाज यूनिक, इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड। तो याद रखिएगा, अगर आपने ये चीज़ें बनाई है, इसमें कुछ भी यूनिक नहीं है। ये कारें तो बाहर घूम रही हैं, ये मकान तो ऑलरेडी बहुत सारे, आप पलटते हो मैगजीन, कई बार देख लेते हो, ठीक है ना। आपने अपना फ़ोटो चिपकाया, वो यूनिक है, लेकिन वो तब भी यूनिक होता जब उसमें मूवी होती। अगर आप इस विजन बोर्ड को बढ़िया तरीके से बनाना चाहते हैं ना, तो मैं 1 मिनट के अंदर आपके अंदर इसकी फीलिंग डलवा सकता हूँ। वो जो कार है ना, इमेजिन करिए कि ये कार अब आ चुकी है। उस समय आप बॉडी को नहीं हिलाएंगे। इस कार का दरवाज़ा किस हाथ से खोल रहे हैं, उसका टेम्परेचर क्या है महसूस करिए अगले 30 सेकंड तक। टेक्सचर क्या है, अंदर बैठे हैं, बगल में वो कौन फैमिली का मेंबर बैठा है जो ये कह रहा है, यू आर माई हीरो, आई वॉन्टेड दिस कार। वो फीलिंग अब कहाँ है? अगर नहीं बन रही है, और गहराई में जाइए। म्यूज़िक कौन सा है, वहाँ खुशबू कैसी है, आप पार्क कहाँ कर रहे हैं, एसी की हवा कैसी आ रही है, एसी की हवा कैसी आ रही है, और वो कौन लोग हैं जो इसके लिए सचमुच में आपकी तरफ देख कर कह रहे हैं, यू आर रियली आ वर्दी गर्ल नाउ। याद रखिएगा, जब ये सारी चीज़ आप करोगे और आपकी बॉडी के अंदर एक फीलिंग आएगी, दिस मोमेंट क्रिएट्स द रियल लर्निंग। फीलिंग इज़ द रियल लर्निंग। जब तक ये फीलिंग नहीं आएगी, आपके लिए गोल यूजलेस है। ऐसे बहुत सारे लोग गोल बनाते हैं, 1 जनवरी को डायरी खरीदी जाती है, 15 जनवरी तक वो डायरी गायब हो जाती हैं। इसीलिए सर मैंने ये सवाल पूछा क्योंकि न्यू ईयर का टाइम आ रहा है और बहुत सारे अभी ऑनलाइन कोचेस, कंसल्टेंट्स, गुरुज यही बोलने वाले हैं कि विजन बोर्ड बनाओ और ये बताओ। तो आप कह रहे हो कि विजन बोर्ड एक स्कैम है, विजन बोर्ड एक स्टिल इमेज है जिसमें फीलिंग नहीं है। तो उसमें फीलिंग डालने के लिए आपने जो एक्सरसाइज बताई वो करने से आप उससे और डीपर लेवल पे कनेक्ट हो जाओगे। सर, क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से भी जो भी हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं, ऐसा हमें लगता है कि हम उसे अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो इवेंट्स हमें अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी क्योंकि आप तो इस सब्जेक्ट के मास्टर हैं। तो हम अपनी रियलिटी कैसे बिल्ड करते हैं? क्या आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखा रहे हो इतने सालों से, क्या हम सच में अट्रैक्ट करते हैं अपना राइट पार्टनर, राइट जॉब, राइट फैमिली, राइट मटेरियल पोजेशंस, या फिर वो चीज़ें हमें अट्रैक्ट करती है? कैसे चुनते हैं हम अपनी रियलिटी? देखिए, सिंपल सी बात है। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं तो एक तो जनरल चल ही रहा है, और एक है क्वांटम फिजिक्स, यानी कि क्वांटम इवेंट को हम कैसे क्रिएट करते हैं। जो भी आप हैं, सबसे पहले बात, जो आप हैं वो आप अट्रैक्ट करेंगे। यानी कि पहले आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा हु आई एम, और मेरा साइज कितना बड़ा है। 6 यही जोड़ी तो कपड़े, सबसे बड़ा सवाल है सर कि मैं कौन हूँ, मुझे कैसे पता चले? एग्जैक्टली सबसे पहले आपको अपने इमोशनल वुंड्स को और उस सेल्फ इमेज को दोबारा ढूंढना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सिर्फ नीड बेस्ड आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हैं। सर, हम में से ज़्यादातर लोग तो नीड बेस ही करते हैं। जिसके पास गाड़ी नहीं है वो गाड़ी को अट्रैक्ट करना चाहता है, जिसके पास अच्छा रिलेशनशिप नहीं है वो अच्छा रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करना चाहता है। जो लाइफ में अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, जो नहीं फॉलो कर रहे हैं वो अपनी जॉब
को हेटरेट करके कुछ और अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो बेसिकली हम लोग अट्रैक्ट तो एक स्पेस ऑफ लैकिंग से ही कर रहे हैं ना, कि ये नहीं है तो मुझे ये चाहिए। दैट इज व्हाट वी आर There कॉलिंग are two type अट्रैक्शन। of needs. Number one is the human need and दूसरी है मेटा ह्यूमन नीड। मेटा ह्यूमन क्या होता मेटा है? ह्यूमन और ह्यूमन नीड में थोड़ा सा फर्क समझ लीजिएगा। हमारे पास 4 ह्यूमन नीड है जिसके लिए मैं और आप यहाँ पर बैठे हैं और दिन भर काम करते हैं या नहीं काम करते हैं, शराब पीते हैं या शराब नहीं पीते, किसी का कत्ल करते हैं या किसी को गले लगाते हैं, ठीक है ना। 4 ह्यूमन नीड है। नंबर 1 है सर्टेनिटी। वी डोंट वांट टू हैव एनी पेन, वी वांट टू बी सर्टेन कि हमारे जीवन में कोई पेन ना हो। कई बार आप इसलिए पैसा कमाते हैं कि भाई मैं गरीब ना रह जाऊं। बच्चों को आप स्कूल इसलिए भेजते हैं कि वो अनपढ़ ना रह जाएं और हमें पेन ना आए। आप सूती से ऊनी कपड़े इसलिए पहनते हैं सर्दियों में कि आपको पेन ना आए। सो एवरी टाइम वी आर अवॉइडिंग अ पेन इन आवर लाइफ। लेकिन ये नीड तो याद रखिए पशुओं में भी है। एक पशु को आप एक चींटी को भी तंग करते हैं तो भागती है, ये ह्यूमन नीड है। दूसरी ह्यूमन नीड है जो सिक्योरिटी चाहिए बेसिकली। सिक्योरिटी चाहिए। दूसरी ह्यूमन नीड है जिसके लिए हम काम करते हैं, वो है हमारी न्यूनेस। हम नयापन चाहते हैं, नए लोग चाहते हैं अपनी लाइफ में, नए गोल बनाना चाहते हैं, नए इवन नए पंगे चाहते हैं कई बार लोगों से, नए तरीके से हम दूसरे को टॉर्चर करना चाहते अच्छा, कई बार अच्छा चलते हुए काम में भी हमें सिर्फ इसलिए नहीं मजा आ रहा क्योंकि कुछ नया नहीं हो रहा। हैं उधर क्योंकि से नयापन पैसे आ रहे हैं, उधर से सब कुछ हो रहा है, लाइफ में रेंट भरा जा रहा है। बहुत सारे लोगों का यही स्ट्रगल है ना आज की डेट में कि मुझे मेरी जॉब में मजा नहीं आता क्योंकि उसमें एक न्यूनेस नहीं है। तो सेकंड नीड आपने बताया कि न्यूनेस है, और न्यूनेस हमारी वैल्यूज़ में आता है। ये हमारे इनर संस्कार हैं। वैल्यूज़ को हम संस्कार कहते हैं। इन संस्कार वर्ड को थोड़ी देर के लिए हटा दीजिएगा, जिसको हमने डिस्टोर्ट किया हुआ है कि जो माँ बाप ने रूल बताए वो संस्कार है। नहीं, संस्कार का मतलब है आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर पड़े हुए कॉम्पैस के वो आप किधर जाएंगे, जो आपको दिशा दिखा रहे हैं, उन्हें वैल्यूज़ कहते हैं, इनर वैल्यूज़, ठीक है ना। तो दूसरी इनर वैल्यू है हमारी, है नएपन की है। तीसरी है बड़ी इंपॉर्टेंट, वो है सिग्निफिकेंस। हम हमेशा सिग्निफिकेंट होना चाहते हैं। कई बार हम किसी को गले लगाकर सिग्निफिकेंट फील करते हैं, तो कई बार किसी को थप्पड़ मारकर, किसी को टॉर्चर करके और किसी को नया जीवन देकर। याद रखिए, कई बार हम हेल्दी होकर सिग्निफिकेंट फील करते हैं और कई बार हम लंबी बीमारी को अट्रैक्ट करके। सबकॉन्शियस का रूल है ये। अधिकांश बीमारियाँ सिग्निफिकेंस देती हैं हमें। और चौथा है बीइंग लव्ड। हम हमेशा चाहते हैं कि हमें प्यार मिले, ठीक है ना। इन चारों नीड को आप कभी भी नेगेटिव वे में भी पूरा कर सकती हैं। यानी कि आप सर्टेनिटी ले सकते हैं, मैं इस समय पैसा कमा सकता हूँ किसी की जेब काट कर भी, और मैं एजुकेशन देकर भी कमा सकता हूँ। दूसरा है नयापन। मैं एक शराब की बोतल भी ले सकता हूँ नयापन के लिए, और एक अच्छी किताब भी खरीद सकता हूँ। मैं सिग्निफिकेंट बन सकता हूँ किसी को गाली देकर जो मेरे से कमज़ोर है, और किसी को राह दिखाकर भी। बीइंग लव्ड, मैं किसी को प्यार देकर भी प्यार पा सकता हूँ, और मैं किसी की इमोशन को बाय कर सकता हूँ। लेकिन दो है मेटा ह्यूमन नीड, और मेटा ह्यूमन नीड पर जब आप काम करेंगे तो आप रियल लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एंजॉय करेंगे। तब आप क्वांटम लेवल पर जो आप एक बड़े यानी कि यूनिवर्सल लेवल पर जो चेंज करने जा रहे हो, जहाँ पर आपकी नीड कार बंगला गाड़ी नहीं है, और वो उससे ज़्यादा आएंगी, वो दो, उसको हम कहेंगे स्पिरिचुअल नीड। यानी कि आप स्पिरिचुअल का मतलब यहाँ आध्यात्म या भगवान नहीं है, यानी कि आप अपनी स्पिरिट के साथ जी रहे हैं। स्पिरिट इज बियॉन्ड योर बॉडी। इसको हम आत्मा भी नहीं कह सकते, यूँ समझिए। स्पिरिट, आप स्पिरिट समझिए कि जो जीने की आपको एक तरह से गाइड कर रहा है कोई जीने के लिए, जिसकी कमी के कारण आप किसी भी गोल को बनाने में खुश नहीं है, लेकिन जो सारे गोल को पूरा करने के लिए आपके एक एक सेल और एक एक माइंड और एक एक जीन को ट्रेन कर सकता है। आपके पास 86 बिलियन न्यूरॉन है माइंड में, लेकिन इनको कौन गाइड करे। मेरी एक बात को गौर से सुनिएगा, आपके पास 60 ट्रिलियन सेल्स हैं जो सुबह उठ सकती हैं, जो मेहनत कर सकती हैं, जो कुछ भी काम कर सकती हैं, जो कोई भी तांडव कर सकते हैं। इसीलिए इसको महेश कहा जाता है, इस बॉडी को। और इसके ऊपर है हमारा माइंड, जो इसे गाइड करता है कि तुम ये करो। सवाल उठता है कि माइंड को कौन गाइड करता है, और वहाँ पे है हमारी दो स्पिरिचुअल नीड, और वो है हमारा ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन। जीवन में जब भी आप लाइफ में ग्रो करें और कंट्रीब्यूट भी करें, तो उस समय आप किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए पहली बार क्वालिफाई करते हैं। यानी कि क्या आप ग्रो करने के लिए तैयार हैं? यानी कि आप अपने फिजिकल हेल्थ में, स्पिरिचुअल हेल्थ में, आप अपनी फाइनेंशियल हेल्थ में, सोशल हेल्थ में, रिलेशनशिप में ग्रो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अगर आप ग्रो नहीं कर रहे हैं तो आप डिके कर रहे हैं। याद रखिएगा, खलील जिब्रान का एक ही सेंटेंस जो मैंने मॉडल किया हुआ है, इन लव एंड लाइफ आइदर यू ग्रो और यू डिके। जीवन और प्यार में या तो आप बढ़ते हैं या फिर आप सड़ते हैं, और ये तय आपको करना होगा। जब आप ग्रो कर रहे हो और कंट्रीब्यूट भी कर रहे हो, अब आप क्वांटम लेवल पर अपनी इवेंट को क्रिएट कर सकते हैं। क्वांटम लेवल का मतलब है कि मेरे और आपके अंदर हम एक मैटर हैं, और मैटर के परे मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के परे एटम है,
हम एक मैटर है, मैटर के नीचे मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के नीचे एटम है और एटम के नीचे सब एटम है, जहाँ इसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्लासिक फिजिक्स में इलेक्ट्रॉन होता था, क्वांटम फिजिक्स में वहाँ पर सिर्फ एक एनर्जी पाई गई है। जहाँ पर भी आप ऑब्जर्व करते हैं वो इलेक्ट्रॉन वहाँ पैदा हो जाता है। इट हैज़ अनलिमिटेड ऑप्शंस कि वो कहाँ पर तैयार हो जाए जब आप उस एनर्जी पर काम करते हैं। इसीलिए एक बहुत बड़े न्यूरो साइंटिस्ट हैं हमारे देश के, अमित गोस्वामी, अमेरिका में, वो एक सेंटेंस लिखते हैं, एवरी टाइम यू ऑब्जर्व यू क्रिएट अ रियलिटी। लेकिन कौन रियलिटी क्रिएट करेगा? जो क्वालिफाई करेगा। यानी कि अब आप यूँ समझिए कि जब मैं कोई विजुअलाइज करता हूँ या मैं कोई तैयार करता हूँ इवेंट को, जैसे मैंने अभी कार के लिए करवाया, मान लेते हैं, घर के लिए भी करवा सकता हूँ, पार्टनर के लिए भी करवा सकता हूँ। उस समय आपको एक दो चीज़ों को करना है, एक क्वालिफिकेशन को पूरा करना है जिसमें दो चीज़ें होंगी, और दूसरे आप उस इवेंट को जब क्रिएट कर रहे हैं तो उस समय आप एक रियलिटी को फ्यूचर में क्रिएट कर रहे हैं, जिसे हम कोलैप्सिंग द वेव कहते हैं। यानी कि उस वेव को आप पार्टिकल में बदल रहे हैं, इसे हम कोलैप्सिंग द वेव कहते हैं, जिसको हम क्वांटम क्रिएशन भी कहते हैं या क्वांटम इवेंट कहते हैं। वो इवेंट थोड़े दिन बाद आपको इस लाइफ में ढूंढ लेगी। आप गोल की तरफ नहीं बढ़ते हैं जीवन में, गोल आपको अपनी तरफ खींचता है। तो बेसिकली आप कह रहे हो कि जो हमारे पास सब एटॉमिक लेवल पर जो एनर्जी है, जो वेव है, उसमें से आप चूज कर सकते हो और आप करते हो रादर कि आपकी रियलिटी क्या होगी। बिल्कुल। वो वेव जिस स्पेक्ट्रम में है, उस स्पेक्ट्रम में वो वेव पूरी जगह पे अवेलेबल है और आप जिस भी पॉइंट पर हाथ रखोगे वो पॉइंट पे आपकी एक रियलिटी बन जाएगी। इसीलिए इसमें कहा गया कि आप किसी भी इवेंट पर, किसी भी जगह पर अपनी रियलिटी क्रिएट कर सकते हैं। इस समय आप ये भी सोच सकते हैं कि मुझे 10 साल बाद मुंबई में एक फ्लैट खरीदना है, और अगर उसको आप क्वालिफाई कर रहे हैं इसी मोमेंट पर। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है कि आप ग्रोथ और कंट्रीब्यूशन की एनर्जी से आओ। क्वालिफाई का मतलब है यहाँ पर कि कितनी इंटेंसिटी है आपकी और इंटेंशन क्या है। इंटेंशन तो क्रिएट हो जाएगी कि मुझे एक फ्लैट खरीदना है, ये तो इंटेंशन 2 मिनट में हो जाएगी कि मुझे तो व्हाइट हाउस खरीदना है। क्योंकि वो तो चाहिए ना सर, चाहिए तो मुझे स्टार भी चाहिए, मुझे इलॉन मस्क भी बनना है। हाँ बिल्कुल, वो तो पता मुझे नहीं मार्स कितने पे चाहिए, प्लैनेट, वो जमीन भी चाहिए, चाहिए तो कुछ भी करते रहो, चाहिए तो कुछ भी हो जाएगा। इंटेंशन तो हो गई, इजीली इंटेंशन क्रिएट तो हो गई, लेकिन इस इंटेंशन से कुछ नहीं होगा। अब सवाल है कि इंटेंसिटी क्या है, कितनी है। इंटेंसिटी बेसिकली यह है कि कितनी उसकी साथ आपकी वाई और इमोशन जुड़ी हुई है कि ये मुझे लेना है। अगर मैं कहता हूँ कि कल आपका बेटा है और वो आपसे कहता है कि मुझे ये फ्लैट चाहिए 10 साल बाद, एंड यू रियली लव योर चाइल्ड, एवरी मदर लव्स, ठीक है ना, और अब ये आपकी ये आ जाती है कि भाई ये मुझे करना है, एक मोटिवेशन, इंस्पिरेशन आ जाता है अंदर से कि मुझे यार ये करना है, मेरे बच्चे को इमोशन। मुझे। आप मोटिवेशन वर्ड को हटा दो, आप एक इमोशन को क्रिएट करते हैं जो एनर्जी ऑफ मोशन है, एंड सडनली आप देखेंगे कि अचानक आपका काम बदलने लगता है, आपको पैसे डिफरेंट तरीके से मिलेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, ऐसा लगेगा कोई आदमी आपको बता रहा है कि ये एक ऐसा काम कर लो, या आप सेव दूसरी तरीके से करोगे, कुछ भी होगा, कि आप वो इवेंट को क्रिएट कर लो। वो इवेंट आपके लिए यूनिवर्स ने क्रिएट करनी शुरू कर दी, और एक दिन 10 साल बाद या 8 साल बाद अचानक एक फ्रेंड आपके पास आएगा, यार एक फ्लैट बिक रहा है हमें मुंबई में। आप कहेंगे ये वही फ्लैट था जो जिसके लिए मैंने काम किया था, बिकॉज यू हैव क्रिएटेड दैट इवेंट। लेकिन सवाल यह है कि इंटेंसिटी कितनी स्ट्रांग है। अगर इंटेंसिटी कमजोर है तो आम आदमी क्या करता है, इंटेंशन को तो स्ट्रांग बनाता है, लेकिन इंटेंसिटी 0 होती है। क्योंकि इंटेंशन में तो कुछ लग नहीं रहा ना, सिर्फ Yes, चाहिए बोलना है। एग्जैक्टली, तो यही बोलना है कि मुझे एक 4000 स्क्वायर फीट का फ्लैट चाहिए। बस चाहिए में क्या है, 4000 की जगह 8000 भी बोल दो, उसमें तो कोई कुछ लगेगा नहीं क्रिएट करने। बट इंटेंसिटी जो आपने बात की सर, इंटेंसिटी को क्या हम कंसिस्टेंसी से रिप्लेस कर सकते नहीं, हैं? बिल्कुल नहीं। आप सिर्फ उसे एक ही चीज़ से रिप्लेस, एक ही चीज़ की डेफिनेशन है कि उसके विजुअल्स कितने स्ट्रांग है आपके अंदर, और विजुअल्स से बात नहीं बनेगी। वो विजुअल्स कितने आपके हार्ट कॉन्शियसनेस को, हार्ट कोहेरेंस पर अटैक कर रहे हैं। और जब माइंड और हार्ट वेगस नर्व के साथ दोनों एक बात कहें, अब चक्कर तो यहाँ पर तो हमारे पास भरी पड़ी है, रिवेंज, जेलसी, दर्द, फेलियोर, ब्रेकअप। तो यहाँ पर कैसे इमोशन क्रिएट हो? जब यहाँ पर विजुअल्स हमेशा माइंड में बनेंगे, ऑडियोज यहाँ पर बनेंगी, उनको इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि आपका हार्ट पूरी तरह से इसके साथ कोहेरेंट हो जाए, यानी कि रेगुलर हो जाए, यानी कि एग्री कर ले। और उसके बाद तीसरी चीज़ है आपका गट इंस्टिंक्ट। फिर आपको एकदम से ये आएगा कि यार मुझे इस आदमी से बात करनी चाहिए। आप बैठे हुए हैं, अचानक आपको लगेगा यहीं पर आपके पीछे जो बुक रखी है, अरे ये क्या है, चलो मैं इसमें पढ़ती हूँ, और अचानक आपको एक आइडिया आ जाएगा। याद रखिएगा, ये ऐसे ही नहीं आ रहा है, इनको हम सिंक्रोनिसिटी कहते हैं। तो जो हम
कोइंसिडेंसेस बुला रहे हैं जिन चीज़ों को, वो कोइंसिडेंस नहीं है, वो सिंक्रोनिसिटी है, वो कंप्लीटली क्रिएटेड की गई हैं आपके गोल के अकॉर्डिंग। अगर मैं इस समय यहाँ पर ये मान लूँ कि आज से मुझे गुंडा नंबर 1 बनना है, बाहर निकलने के 2 घंटे के अंदर मुझे कोई कट्टा बेचने वाला मिल जाएगा, वो अभी भी वहीं पर है, क्योंकि पर मेरी इंटेंशन नहीं है, इंटेंसिटी भी नहीं है, इंटेंसिटी भी नहीं है, तो क्योंकि इसलिए मेरी मुझे वैल्यूज पता वहाँ नहीं पर है। है नहीं है। क्योंकि देखो हम अभी गुड़गांव में बैठे हैं और हमारे आसपास सब तरह के काम हो रहे हैं, क्योंकि हमारा इंटेंशन और इंटेंसिटी नहीं है तो हमें नहीं पता कहाँ पे कोई कट्टे बेचने वाला है। इसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं। लिसन टू मी नाउ, नहीं तो ये छूट जाएगा। जब भी आप एक इंटेंसिटी के साथ सबकॉन्शियस माइंड और बॉडी को अलाइन करते हो, उस समय एक पार्ट है आपके माइंड के, ब्रेन के अंदर, रियल पार्ट है, अभी गूगल कर लीजिएगा, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, RAS फैक्टर। पता है इसका काम क्या है? जैसे ही वो आपकी इंटेंशन को नहीं सुनता, वो इंटेंसिटी को सुनता है कि भाई मुझे अपने भाई के लिए ये करना, मुझे अपने बेटे के लिए ये करना, मुझे ये लाइफ जीनी है। मेरे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को मैं बहुत पहले समझ गया था। मुझे अपनी बीमारियों को ठीक करना है और मुझे अपनी लाइफ को जीना है और मुझे अपने एक गोल को पूरा करना है। और बगैर पैसे के मैंने एक ऐसा सोशल कोज पूरा कर दिया जिसके लिए मैं अब सोचता हूँ, तो मैं सोचता हूँ यार अब पूरा नहीं होगा, ये पैसे होने के बावजूद हो तो जाएगा, लेकिन मेरी इंटेंसिटी उधर नहीं रही। और वो मैंने बगैर पैसे के पूरा कर लिया। और ये वहाँ पर करीब करीब 2000 बच्चे पढ़ रहे हैं उस स्कूल में। याद रखिएगा, जैसे ही आपकी इंटेंसिटी बनती है और पूरी बॉडी की फीलिंग और पूरी बॉडी की जो DNA जेनेटिक लेवल पर जो एक्सप्रेशन आता है, उस समय आपका एक पार्ट है ब्रेन के अंदर, जो एक मेडिकल साइंस पढ़ाती है आपको, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, ये एकदम से जागृत होता है। इसका काम पता है क्या है? इसका काम कुछ नहीं है, आपकी अंदर की 5 सेंसेस और बाहर की 5 सेंसेस, यानी कि बाहर का विजुअल, अंदर का विजुअल, अंदर की आवाज़, बाहर की आवाज़, अंदर की फीलिंग, बाहर की फीलिंग को ये पूरी तरह से गाइड करता है। अब आप बाहर जा रहे हैं, आपके पास हजारों लोग हैं, पर अचानक पता नहीं क्यों आपको अपनी कॉलोनी में घूमते हुए एक आदमी की तरफ निगाह पड़ेगी और ऐसा लगेगा कि इसके साथ मुझे कुछ मिलेगा। आप कहेंगे अंकल आपसे बात क्या करते हैं? मैं इस कंपनी का CEO, मैं ये करना चाहती हूँ। वो कहे हाँ यही मैं करना चाहता हूँ, आई कैन हेल्प यू। ये वो आदमी क्यों मिला आपको? अचानक आप इधर उधर जा रहे हैं कि किसी की आवाज़, अरे भैया आपने क्या बोला? इस आदमी से ये अभी जो बोल रहे थे ये कैसे होगा? और इससे भी अलग बात बता रहा हूँ कि अचानक आपको फ्रस्ट्रेशन आ रही होगी, यार कुछ नहीं हो रहा, और अचानक सडनली किसी की स्वेट शर्ट पे लिखा होगा एवरीथिंग हैपेंस फॉर ए पर्पज। आप कहेंगे वाह, ये तो मेरे लिए लिखा है। यानी कि जितने भी जो आपका फोकस है, जिसको आप सिंक्रोनिसिटी कह रहे हैं, जिसको आप यूनिवर्सल मैसेज कह रहे हैं, ये आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम आपकी गाइड कर रहा होगा, क्योंकि वो ये जानता है कि मुझे कौन से गोल को पूरा करना है, और वो उन लोगों तक आपको पहुंचाएगा, उन अवसरों तक पहुंचाएगा जिनसे आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप उन गोल्स को पूरा कर लें। याद रखिएगा, इसे हम मैनिफेस्टेशन कहते हैं। सर मैं ना बहुत सालों से इवेंट्स होस्ट कर रही हूँ, तो वहाँ पे जब किसी बड़े सेलिब्रिटी के साथ इंटरेक्ट करना होता है, सबसे नंबर 1 रूल जो है वो ये है कि आपको अपनी आइडेंटिटी को उस जगह पे बिलोंग कराना पड़ता है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल करूँ तो एक बार मैं जैकी चैन सर के साथ एक इवेंट कर रही थी, ठीक है? उनका कुछ इंडिया चाइना रिलेशनशिप्स पे कुछ हमारा कॉन्वर्जेशन था। हम लोग स्टेज पे 20 मिनट का कॉन्वर्जेशन था। वो खड़े थे, मैं खड़ी थी। उस दिन मैंने एक बात सीखी कि जब तक मैं ये सोचती रहूँगी कि मैं तो डिज़र्व नहीं करती, मैं फ्लूक से आ गई स्टेज पे, अरे जैकी चैन इतनी मूवीज़, इतना बड़ा स्टार, इंटरनेशनल स्टार, उसके साथ मैं खड़ी हूँ, तो मेरी नर्वसनेस, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल, मैं क्या सवाल पूछूंगी, सब कुछ इम्पैक्ट हो रहा है। और जब मैं फील करूंगी कि यार मैं डिजर्व करती हूँ स्टेज को, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं लेकिन मुझे ये मौका मिला, मैं उनके साथ अभी इस स्टेज पर सेम लेवल पर हूँ। हम इस स्टेज से उतर जाएंगे तो उनका लेवल अलग है, मेरा लेवल अलग है, लेकिन फिलहाल इस रूम में मैं इस स्टेज पे बिलोंग करती हूँ, मैं उनके बराबर बिलोंग करती हूँ। जब आप ये सोचोगे ना, तो आपका जो सवाल है, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, आपका जो इंटरेक्शन है, वो इतना पावरफुल हो जाएगा। मतलब ये मेरे किए हुए तरीके हैं। ऐसे ही एक बार मैं शाहरुख साहब के साथ एक इवेंट कर रही थी। हम यहीं नोएडा में तब वो महागुन बिल्डर्स के मेरे ख्याल से एम्बेसडर हुआ करते थे। तो जब तक तो मैं थोड़ा-सा, क्योंकि मेरे आइडियल हैं वो, मैं तो बहुत बचपन से फैन गर्ल, जब तक मैं फैन गर्ल की इमेज में रही, क्योंकि शुरू के कुछ मिनट लगे मुझे एडजस्ट करने में, तो मैंने रियलाइज़ किया कि मैं नर्वस हो रही हूँ, मेरे हाथ-पैर काँप रहे हैं, मेरे थोड़ा 1-2 वर्ड्स भी इधर-उधर हो गए। जहाँ मैंने अपने माइंड को शिफ्ट किया कि यू आर मोर देन अ फैन गर्ल, यू आर नॉट अ फैन गर्ल ऑन द स्टेज। इस स्टेज में आप भी एक आर्टिस्ट हो, वो भी एक आर्टिस्ट है। वो अपनी आर्टिस्टिक एबिलिटीज़ से काम करेंगे, आप अपनी आर्टिस्टिक एबिलिटीज़ से काम करोगे। बट इस मोमेंट पे अगले आधे घंटे के लिए आप सेम लेवल पर हो। इस स्टेज से उतर के हमारा लेवल अलग होगा, वो अपनी
5 करोड़ की गाड़ी में जाएंगे, आप अपनी 5 लाख की गाड़ी में जाएंगे, वो अपने मैंशन में जाएंगे, आप अपने फ्लैट पे जाएंगे, वट एवर दैट रियलिटी इज, बट ऑन दिस स्टेज एट दिस मोमेंट योर रियलिटीज आर एब्सोल्युटली सेम, यू बोथ बिलोंग हियर। तो बिल्कुल चेंज हो जाता है आपका आपका तरीका उसे अप्रोच करने का, जो बातें आप कह रहे हो ना, ये मैं इसको थोड़ा एग्जाम्पलीफाई करके व्यूअर्स को बता रही हूँ ताकि उनको ये और रिलेटेबल लगे। आई एम श्योर ये फीलिंग्स लोगों ने अपनी लाइफ में भी महसूस की हैं, क्योंकि हाँ, हो सकता है सब लोग एक स्टेज पे इस तरह का ना करें, लेकिन अपने आप इंटरव्यू में जब जाते हैं, एक बड़ी प्रेजेंटेशन के लिए जाते हैं, जब आप बिलोंग फील करते हैं उस रूम में, तो आप अलग इंटेंसिटी और एनर्जी से परफॉर्म करते हैं। और जब आप फील करते हैं कि प्रेशर्ड फील करते हैं, नर्वस फील करते हैं, या ऐसा फील करते हैं कि अरे मेरे से नहीं हो पाएगा, तो फिर वो परफॉर्मेंस पे वो इम्पैक्ट नज़र आता है। तो मतलब माइंडसेट का कितना ज़्यादा इम्पैक्ट है इन सब चीज़ों पर। सर, कॉन्फिडेंस की बात करते हैं। बहुत सारे यंगस्टर्स में बहुत सारे लोगों में एक जो मैं इश्यू देख रही हूँ वो है कॉन्फिडेंस का। एक तो आजकल फेक कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हो गया है, जो सूडो कॉन्फिडेंस है कि मैं सब कुछ कर लूँगा, मैं तो उड़ भी सकता हूँ। एक तो वो वाली कैटेगरी है। एक कैटेगरी ये है कि होते हुए भी कॉन्फिडेंस नहीं होना कि यार आपको, अगर सपोज़ कीजिए आपको प्रेज़ेंटेशन देनी है, आपको लैंग्वेज भी आती है, आपको बोलना भी आता है, आपकी स्लाइड्स भी तैयार हैं, पीछे प्रोजेक्टर भी लगा हुआ है, सामने जो लोग बैठे हैं उनको जानते भी हो, सब कुछ है, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है टू एस दैट। सो गिव मी अ कॉन्फिडेंस हैक थ्रू द टेक्निक्स ऑफ एनएलपी। सिंपल, वेरी सिंपल। याद रखिएगा, आपका माइंड उसी जगह पर आपके कॉन्फिडेंस या मोटिवेशन को समाप्त करता है जहाँ पर उसके पास वो पैटर्न नहीं है जो होने चाहिए थे। अगर आपको तैरना आता है और पानी आपके सामने है, तो इमीडिएटली आपके न्यूरॉन्स यानी कि आपकी ब्रेन सेल्स जानती है हमें तैरने के लिए क्या क्या विजुअल्स चाहिए या क्या क्या हमें एक्शन लेने हैं। जिसको आप बाहर के आदमी नॉलेज कहते हैं, वो नॉलेज काफ़ी नहीं है। नॉलेज तो उसको भी आती है जो कागज़ पे पढ़ ले कि तैरने के 5 नियम क्या होते हैं, वो नॉलेज काम नहीं करेगी, तो नॉलेज नहीं है। यानी कि स्क्रिप्ट जो आपके माइंड के अंदर पड़ी है, जब उसके पास एजुकेशन भी है, उसके पास स्क्रिप्ट भी है, उसके पास ऑडियंस भी अप्रिशिएट करने के लिए तैयार है और उसको रिवार्ड भी मिल रहे हैं, लेकिन उसके माइंड के लिए कोई भी चीज़ जो अनभिज्ञ यानी कि अननोन होगी। याद रखिएगा, हमारा माइंड एक चीज़ से डरता है, वो है अननोन। हम अननोन से डरते हैं। अगर आपके पास कोई भी नोक हो जाए, जो भी नोक हो जाए और आप देखें कि कोई आदमी बाहर खड़ा है और वो अननोन है, तो आप दरवाज़ा नहीं खोलेंगी जब तक कि वो नोन ना हो जाए आपके लिए। तो याद रखिएगा, जो आपका कॉन्फिडेंस का लॉस्ट है वो, या आई मीन लॉस है, वो कॉन्फिडेंस का लॉस नहीं है। बेसिकली आपके माइंड के पास, न्यूरॉन्स के पास वो न्यूरल पाथवे या न्यूरल पाथवे या फिर न्यूरल नेटवर्क नहीं है जो उस समय चाहिए था। अगर वो एनएलपी का यूज़ करे तो वो अगले 30 मिनट में, अगले 30 से 40 सेकंड में इसको इजीली कर सकता है। वो कुछ ना करे कि सिर्फ एक विजुअलाइज कर ले, उसी तरह से कंधे सीधे करके कि उस काम को शुरू से करके, आई मीन शुरू करके, बिगिन करके पूरा एंड कर रहा है। एंड पर करने के बाद वो अपने रिवार्ड्स को महसूस कर लें और बार बार इस इमेज को यहाँ पर लाना शुरू करें। अगर उसने 30-40 बार ये काम कर लिया एक एक सेकंड के अंदर, तो आपके माइंड ने उस, यूँ समझिए कि 30 बार वो प्रेजेंटेशन दे दी है या वो पब्लिक स्पीकिंग कर दी है। भले ही आपने अभी पब्लिकली नहीं किया। क्या आप जानते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें 100 बच्चों को लिया गया, 50 बच्चों को रियली में एक कैशियो दिया गया, कीबोर्ड दिया गया और उससे कहा कि सारे गामा पाधा निसा इस तरह से बजाए जाते हैं, आपको ये प्रैक्टिस करनी है। और वो प्रैक्टिस करने लगे। लेकिन एक ग्रुप को, 50 बच्चों के ग्रुप को दिया गया कुछ नहीं, कि आपको विजुअलाइज कराया गया कि आप सा पे ये उंगली है, रे पे ये है, गा पे ये है, और इस तरह से फिर आप वर्ल्ड वापस ऐसे आ रहे हैं। जब 1 महीने के बाद उनकी प्रैक्टिस को देखा गया तो ये पाया गया कि जिन बच्चों ने कभी कैशियो नहीं छुआ, लेकिन उनको सिर्फ विजुअलाइज कराया गया एक पिक्चर दिखाकर, और उस विजुअलाइज की इंटेंसिटी क्रिएट करी गई, दे वर, आई मीन, रनिंग और प्लेइंग द कैशियो बेटर इन ए बेटर वे। इट इज़ रिटन ऑन जो डिस्पेंजाज बुक। ये रियल है। यानी कि अगर आप किसी भी चीज़ को रियलिटी में क्रिएट करना चाहते हैं, तो सारी क्रिएटिविटी तो आपके सबकॉन्शियस माइंड की सेल में है, ना कि आपकी कॉन्शियस माइंड में। तो इस एपिसोड का एक जो सबसे बड़ा थीम है सर, वो यही है कि हम अपनी रियलिटी को कैसे क्रिएट करें, क्योंकि अगर हमारे पास ये चॉइस है, जो कि आप कह रहे हो है, क्योंकि अगर आप सबकॉन्शियस डोमेन में टैप करते हो तो आप और ज़्यादा पावरफुल, एम्पावरिंग तरीके से अपनी रियलिटी बिल्ड कर सकते हो। तो हम अपनी बेस्ट रियलिटी कैसे क्रिएट करें? अगर मैं ही अपने फ्यूचर का क्रिएटर हूँ, तो क्यों ना मैं अपना बेस्ट फ्यूचर क्रिएट करूँ? अगर मैं आज अपनी लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन में अटका हूँ जहाँ मुझे नहीं होना है, तो ये एपिसोड एक तरह से एक चाबी है उस इंसान के लिए कि आप उस सिचुएशन में जाओ ना, जो सिचुएशन आपको चाहिए अपनी लाइफ में, आप वो लाइफ डिज़ाइन करो ना, वो लाइफ क्रिएट करो ना। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है क्रिएट एंड डिज़ाइन। हम में से बहुत सारे लोग अपनी लाइफ को ऑटो पायलट मोड में जी रहे हैं
कि अरे उन्होंने गुस्सा कर दिया तो मैं तो सैड होऊंगा ही ना, अरे मेरा ब्रेकअप हो गया तो मैं तो डिप्रेस होऊंगा ही ना। तो ऑटो पायलट रिस्पॉन्सेज हमारे फिक्स्ड हैं चीज़ों के, क्योंकि हम बचपन से बड़े होते आए तो हमें समझ में आ गया कि जब भी डिसअपॉइंटमेंट आएगी तो डिप्रेशन आएगा, जब भी ऐसा फियर आएगा तो नर्वसनेस आएगी, तो पैरालिसिस टाइप की फीलिंग आएगी और मैं एक्शन नहीं ले पाऊंगा, जब भी कोई बड़ा गोल आएगा तो प्रोक्रेस्टिनेशन आएगी। ये तो हमने सीखा है, तो ये हमने इतना ज़्यादा सीख लिया कि हमारा ऑटो पायलट मोड हो गया है। बहुत सारे लोग इस बात से रिलेट करेंगे कि जब आपको कोई एक बड़ा काम करना है, बड़ा रिजल्ट क्रिएट करना है, जैसे लेट्स से किन्हीं लोगों के लिए सुबह उठना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि मुझे रोज सुबह 6 बजे 5 बजे उठना है, तो वहीं पे रोज प्रोक्रेस्टिनेट, अच्छा चलो अगले मंडे से, चलो फिर संडे से, चलो फिर अगले महीने से, बर्थडे वाले दिन से तो पक्का शुरू करूंगा। इस तरह से लोग अपने गोल्स बनाते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं। तो फिर वो रियलिटी कैसे क्रिएट हो जो मुझे चाहिए? पहली तो बात यह है कि जो आपने कहा कि हमारे पास लिमिटेड ऑप्शंस होती हैं, या हम पता है कि कोई हैप्पी बर्थडे करेगा हमारे जन्म के दिन तो हमें खुश होना ही होना है, हाँ। नहीं? और अगर हम किसी ने गलत बोल दिया तो हम डिप्रेशन में जाएंगे। हाँ। याद रखिएगा, जीवन में आपके पास मतलब मेरे पास चॉइस नहीं है, अगर किसी ने मुझे कुछ गलत बोल दिया तो मुझे सैड ही फील करना है। मेरे पास चॉइस नहीं है कि मैं उससे अफेक्टेड ना हूँ, क्योंकि जब लोग आपको कहते हैं कि आप उससे अफेक्टेड मत हो, क्योंकि आप भी यूट्यूब पर बहुत कंटेंट बनाते हो, मैं भी बनाती हूँ, तो लोग कहते हैं यार ऐसा खराब कमेंट आएगा तो उससे मेरे को इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। हम ये सुन रहे हैं, लेकिन जब आपको खराब कमेंट आता है तो आपको 1 सेकंड के लिए तो फील होता है कि यार ये क्या है? तो कैसे, मतलब हाउ डू यू काइंड ऑफ गेट आउट वेरी ऑफ दिस सिंपल। ट्रैप? पहली तो बात यह है कि जीवन में जब सबकॉन्शियस या एनएलपी को आप पढ़ते हैं, वहाँ एक वर्ड आता है चॉइसेस या ऑप्शंस। अगर जीवन में आपके पास जीने की एक ही ऑप्शन है तो आप रोबोट हैं। अगर 2 ऑप्शन है तो आप डिलेमा में हैं। जब भी आपके पास 2 से ज़्यादा ऑप्शन होंगी लाइफ में किसी भी चीज़ को करने की, तो बढ़िया है। यू आर इन कंट्रोल। पहली तो बात। दूसरी बात, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की एक कहानी है छोटी सी, कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक कार्य की प्रतिक्रिया जरूर होती है बराबर की। लेकिन उसने एक वर्ड बोला है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो उनके ऑथर हैं। उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही बात है, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, लेकिन याद रखिएगा देयर इज़ ए फ्रीडम ऑफ योर्स टू चूज दैट रिएक्शन। आपके पास उस रिएक्शन को चूज करने की हमेशा विजडम है। यानी कि आपके पास 10 चॉइस हो सकती हैं कि ये अब मैं कैसे रेस्पॉन्ड करूं। तो रेस्पॉन्ड करना आपके ऊपर है, आप किस इवेंट को कैसे ले रहे हैं। मैं एक छोटी सी कहानी सुना देता हूं। सर, आपको यहाँ पे रोकना चाहूँगी, क्योंकि हमने बहुत सारे पोस्टर्स पे लिखा हुआ पढ़ लिया, बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरुज़ और दुनिया भर के कोचेज़ ने बता दिया कि रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो। लेकिन फिर भी लोग रिएक्ट कर रहे हैं, तो इस ट्रैप से कैसे निकले? नहीं, क्या तरीका है इससे निकलने का? आपको रिएक्ट ही करना है, लेकिन आपके पास फ्रीडम है कि रिएक्शन को चूज कर लें। और रिएक्शन को आप तब तक चूज नहीं करेंगे जब तक आप इनर अलाइंड नहीं होंगे। मैं कौन हूँ इस चीज़ पर ही तो मैं रिएक्ट करूँगा। मैं रावण हूँ तो मुझे फिर रावण का रोल करना है, और मैं अगर राम हूँ तो राम का, और सीता हूँ तो सीता का, और सुग्रीव हूँ तो सुग्रीव का। इसका मतलब है कि मुझे पहले तय करना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। लोग रिएक्शन को ठीक करने की बात कर रहे हैं, रिएक्शन कभी ठीक नहीं होगी। रिएक्शन तो आपके बिहेवियर्स हैं, और वो तो एक पत्ते की तरह है पेड़ के। आप हर बार पत्तों को बदलेंगे तो नए पत्ते वही आएंगे जो पुराने थे। असलियत में आपको अपने इनर अलाइनमेंट को बदलना होगा, और वहाँ पर आपके पास 4 चीज़ें हैं। एक, आपके लाइफ का मिशन क्या है। मुझे तो हेट कमेंट बहुत आते हैं, और लेकिन मेरी लाइफ का मिशन सिंपल एक ही है कि मैं ग्रो करना है, रोज़ कंट्रीब्यूट करना है। और एक भी आदमी को मैंने लाइफ में कंट्रीब्यूट कर लिया मेरी वीडियो से, और वो पॉजिटिव रेस्पॉन्स दे गया, तो अगर वहाँ पर 1000 लोगों ने मुझे गालियाँ दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक आदमी के कांटे को निकाल कर जो सुकून मिला है वो 1000 की गालियों से मुझे कोई पेन नहीं मिलता, क्योंकि मेरा पर्पज़ बड़ा हो चुका है। दूसरा वर्ड है आइडेंटिटी, हु यू आर। आइडेंटिटी बेसिकली एक पिलर है, उसके चारों तरफ धागा लपेटा जाएगा। अभी धागे बिखरे हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा लपेटे कहाँ है इसको। तो आइडेंटिटी आपका बेस बन जाएगा। वही आइडेंटिटी फिर अपने पर्पज़ को ढूंढ लेगी, ठीक है ना। जैसे आप एक माँ बनेंगी तो फिर एक माँ की आइडेंटिटी ऑटोमेटिकली अपने बिहेवियर ढूंढ लेती है कि बच्चे के साथ, ठीक है ना, चाहे वो मुझे ये करना ही करना है। आप डिसिप्लिन अपने आप आ जाएगा। याद रखिएगा, जब भी हमारी लाइफ में कोई भी चीज़ नहीं आ रही है तो इसने अभी तक हमने उसके साथ आइडेंटिफाई नहीं किया। पैसा भी है, प्यार भी है, दोस्त भी हैं, रिश्ते भी हैं। जब हम उन चीज़ों को साथ आइडेंटिफाई करने लगते हैं तो वो हमारी लाइफ में फ़्लो करने लगती हैं। आप उन लोगों के साथ बैठना चाहते हैं जिनके साथ आपको लगता है ये मैं आइडेंटिफाई कर रही हूँ। जिनके साथ आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हो तो आप देखते हैं कि आप निकल के आई हो एक रिलेशनशिप से, सिर्फ एक ऐसा लगता है कि छत भी शेयर करने को मन नहीं कर रहा, बिकॉज नाउ यू आर नो मोर आइडेंटिफाइंग योर सेल्फ
विद दैट पर्सन। और जब भी हम एक दूसरे के साथ आइडेंटिफाई करते हैं तो पता है इसमें क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि उसके ऑरा में या उसके स्पेस में मेरे लिए कोई सीट है और मैं वहाँ जाकर बैठ गया हूँ, यानी कि मुझे सुकून मिलता है उस आदमी के पास सोच कर भी। और एक समय आता है कि जैसे ही वो आदमी कुछ नया कुछ ऐसा करने लगता है तो ऐसा लगता है मेरी सीट जो है इन्होंने यहाँ से हटा दी है, अब मैं वहाँ बिलोंग ही नहीं करता हूँ, और वही एकदम से रिश्तों में दरार लाता है। तो जो आइडेंटिटी है उसका नाम देना पड़ेगा आपको। आज आपको लिखना पड़ेगा दैट आई शोभा राणा, ठीक है ना, एम अ ट्रांसफॉर्मर। और उसमें भी और क्लोजली लिख दो, ट्रांसफॉर्मर फॉर द वीमेन एंड गर्ल्स हु हैव गॉन थ्रू विक्टिमाइजेशन और पेन। ठीक है ना, आई एम देयर स्माइल जनरेटर, ठीक है ना। एट द सेम टाइम जो अब जितने भी काम करोगी तो आप एक ट्रांसफॉर्मर की तरह करेंगी, ठीक है ना। तो कोई ना कोई आइडेंटिटी तो आपको देनी पड़ेगी अपने आप को, नहीं तो फिर आपका नाम वो आइडेंटिटी नहीं है, वो आइडेंटिटी कार्ड है। और ये आइडेंटिटी के मैं शोभा राणा हूँ, ये तो कागज़ की आइडेंटिटी है। मैं एक वुमन हूँ, ये एक जेंडर है। मैं एक पत्नी हूँ, ये एक रोल है, ठीक है ना। मैं एक बेटी हूँ, ये एक रोल आइडेंटिटी है, ठीक है ना। मैं अमीर हूँ या गरीब हूँ, ये एक फाइनेंशियल आइडेंटिटी है। मैं एक ट्रेनर हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, ये प्रोफेशनल आइडेंटिटी है। मैं बीजेपी या इसमें हूँ, ये पॉलिटिकल आइडेंटिटी है। ये सारी की सारी एक्सीडेंटल या अभी की है, कॉन्शियस आइडेंटिटी है। अनकॉन्शियस में आप कौन है, जब तक उस आइडेंटिटी को नहीं ढूंढ पाओगी कहीं अपने पास बैठ कर किसी दिन, और उसके साथ मेडिटेट करो। मेडिटेट का मतलब उससे मिलो, और वो तय कराएगी कि मैं किस जर्नी पर मुझे जाना है। जैसे ही उस आइडेंटिटी को चूज कर लोगी, यू विल बिकम ए गुड मदर, यू विल बिकम ए गुड वाइफ, यू विल बिकम ए गुड फ्रेंड, यू विल बिकम ए गुड पर्सन। बिकॉज अब वो आइडेंटिटी आपको ग्रो करने के लिए कह रही है। हम ही अभी क्या कर रहे हैं, हम सब चीज़ों पे ग्रो कर रहे हैं, पर वो आदमी जो चुपचाप बैठा हुआ है अंदर, उससे अभी नहीं मिले हैं। सो अपने आप से मिलना सबसे पहले, उसको उस आइडेंटिटी को क्रिएट कर लो। फिर आपको ये देखना है अगले कुछ महीनों तक उस आइडेंटिटी को जीने के लिए रोज़ाना आपको किन रूल्स को पूरा करना होगा कि ये मुझे करना ही होगा। अगर आपने एक्शन नहीं लिए तो आपने फिर वही है, लॉ ऑफ रिसीविंग को ख़त्म कर दिया, यानी कि उस आइडेंटिटी को जीना है। पहले आपको टिपिंग पॉइंट जब तक नहीं आ जाता, यानी कि धीरे धीरे मान लेते हैं आप कहते हैं आई एम ए हेल्दी पर्सन, आप ट्रांसफॉर्मर हैं तो आप मोटी नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो आप स्लिम भी बनेगी। अब स्लिम बनने के लिए आपको योगा भी करना पड़ेगा, पर मन नहीं करना, फिर आपको छोटे छोटे चंक्स में तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि माइंड छोटे चंक्स में कोई ऑब्जेक्शन नहीं क्रिएट करता। और 7 दिन के बाद अचानक आप उस आइडेंटिटी को जी रहे हो दैट आई एम ए स्लिम एंड आई एम ए हेल्दी ट्रांसफॉर्मर नाउ। बहुत ही ये सारा गेम अंदर का है। बहुत ही ब्यूटीफुल सिंप्लीफाइड तरीका है अपनी आइडेंटिटी को बिल्ड करने का। हाँ, और हमारी आज जो भी आइडेंटिटी बिल्ड हो गई उसको भी शिफ्ट करने का अगर यस। जरूरत और है जब तो। आप एक बड़ी आइडेंटिटी को जीते, वो आपके बच्चे की लाइफ में भी आ जाएगा। एक होता है हमारा छोटा गोल, कार ले ली, बंगला ले ली, कार ले ली, बंगला ले लिया, कार ले ली। एक है हमारा बड़ा गोल जिसे हम एंड वैल्यू कहते हैं। एक होती है हमारी मीन्स वैल्यू, अब मेरे पास ये कपड़े हों, मेरे पास ये ड्रेस हो, मेरे पास ये हॉलीडेज हैं, ये एंड मीन्स वैल्यू हैं। इन्हें पाकर हमें खुशी मिलती है। लेकिन जो एंड वैल्यू है उस तक जाना होता है। जब हम उस पर जा रहे हों और ये चीज़ें हमारे लिए इकट्ठी हो रही तो मीनिंग बहुत ही बढ़िया आता है। अगर वो नहीं है तो ये चीज़ें, एक दिन आप इनके साथ अटैच होते हो, फिर डिटैच। एक दिन बाइक हाँ मुझे बाइक चाहिए, फिर बच्चे को बाइक दे दिया आपने, अब वो उस पर कपड़ा भी नहीं लगा रहा है, बिकॉज नाउ यू आर नो मोर एन्जॉइंग इट। लेकिन जब आप एंड वैल्यू के लिए काम करते हो तो आपका चेहरा हमेशा ग्लो करता है। और एंड वैल्यू के साथ जब मीन्स वैल्यू आती है तो आप इनके साथ डिटैच होकर एसोसिएटेड होते हो। कार नहीं भी आज कोई बात नहीं, फिर भी मैं अपने एंड वैल्यू पर जा रही हूँ, रोजाना अपना पर्पज को जी रही हूँ। ना मीन्स टू एन एंड, यस, एंड तो पता होना चाहिए, एंड पता होना चाहिए, एंड मीन्स तो कई सारे हो सकते हैं। यस जब एंड पता होता है तो आप फिर दूसरे मीन्स तरीके के भी ढूंढते हो। कम होने पर भी आपको कोई शिकायत नहीं होती, यू रिमेन हैप्पी। क्योंकि दूसरे, जैसे आपने कहा कंट्रीब्यूशन, अगर आपका एंड वैल्यू है तो कंट्रीब्यूशन करने के कई तरीके हो सकते हैं। पैसे से भी कर सकते हो, नॉलेज शेयरिंग से भी कर सकते हो, सबसे बढ़िया नॉलेज से शेयरिंग है, और सबसे भी कर सकते हो। उससे बढ़िया हेल्दी रहो ना, तब भी तो लोग रोल मॉडल मान लेंगे आपको। एग्जैक्टली तो मतलब अगर आपका एंड क्लियर है तो मीन्स तो बहुत सारे हो सकते हैं। मीन्स बहुत सारे हो जाएंगे। देयर कैन बी मेनी मीन्स टू वन एंड, बट आपको वो क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज द एंड गेम। बिल्कुल। अगर आपकी आइडेंटिटी छोटी है, याद रखिएगा, वर्दीनेस में अगर मैं जी रहा हूँ और मुझे सिर्फ छोटे छोटे कांटे चुभ रहे हैं, तो समझ लीजिए अभी आपने आइडेंटिफाई खुद को नहीं किया। तीसरी चीज़ है आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है।
याद रखिएगा, ये सबसे बड़ा हमारे अंदर दिशा सूचक यंत्र है जिसको हम वैल्यूज़ कहते हैं। व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर मी इज़ राइट नाउ, और ओवरऑल मेरे जो बिलीफ सिस्टम है या मेरी थिंकिंग है वो क्या है। अगर इन 4 चीज़ों में आपने अलाइन कर लिया तो आप किसी भी मोमेंट पर अपने बेहतरीन डिसीजन को ले सकते हैं और किसी भी पेन को आप अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, सेंटर में आपको अपने पर्पज़ रखना होगा। पर्पज़ तय करेगी कि आपकी पहचान क्या हो। अगर मेरा पर्पज़ तो ये है कि मैं चुपचाप देखना चाहता हूँ कि मैं किसी भी तरीके से पैसा कमाऊँ, और आइडेंटिटी मैंने बाबा की बना ली, तो एक दिन इन दोनों में कन्फ्लिक्ट आएगा ही आएगा। इम्पोर्टेंट मेरे लिए ये है कि मैं ईमानदार रहूँ या बेईमानी से कमाऊँ, ये भी मुझे क्लियर नहीं है। और मेरा बिलीफ आ गया कि पैसा आराम से नहीं कमाया जा सकता, तो अब मैं सारी चीज़ें गड़बड़ करूँगा। यानी कि आपका पर्पज़ ही तय करेगा कि आपकी आइडेंटिटी क्या हो, आपकी वैल्यूज़ क्या हो और आपके बिलीफ्स क्या हों। अगर आपके पास बीच में पर्पज़ नहीं है लाइफ का, तो आप बिखरे हुए हैं। ये या समझ लीजिए ये माला का धागा है। फूलों की कोई वैल्यू नहीं माला में। फूलों की वैल्यू हो सकती है अलग से किसी और काम के लिए, लेकिन अगर माला बनेगी तो उसमें धागे की सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू है जो दिखाई नहीं देगा। पर्पज़ कभी दिखाई नहीं देता। आपकी आइडेंटिटी लोग देख लेते हैं, आपके वैल्यूज़ को भी देख लेते हैं कि आप सुबह दौड़ लगा रहे हैं, ओके आपके लिए इंपॉर्टेंट है हेल्थ। आप लोगों को हेल्प कर रही हैं, इसका मतलब है आप कंट्रीब्यूशन की वैल्यू है। तो जब तक आपके पास ये इनर अलाइनमेंट नहीं होगा, कोई भी आदमी आपको तंग कर सकता है, किसी का भी विचार आपको तंग कर सकता है, कोई भी छोटा सा रिवार्ड आपको बहका सकता है, डिटूर कर सकता है। लेकिन जब तक आप अपने पर्पज़ पर जुड़े रहेंगे तब तक आपको हर काम में मज़ा आएगा। एक्शन बेसिकली जो डिसीजन कहते हैं वो तो आपके डिफाइन ही पर्पज़ से होते हैं। सर, ये जो हम कॉन्वर्जेशंस यहाँ पे कर रहे हैं आपके साथ आज की, द जर्नी विद इन पॉडकास्ट पर जो ओवरऑल हम कॉन्वर्जेशंस करते हैं, ये ऐसी कॉन्वर्जेशंस है जो लोग आमूमन तौर पर पॉडकास्ट पर नहीं करते हैं। ये डीपर लेवल पर जाकर किसी की आइडेंटिटी को शिफ्ट करना, धीरे धीरे हम एपिसोड दर एपिसोड लोगों को अलग अलग तरीके के लेंस दे रहे हैं। जैसे आज हम सबकॉन्शियस माइंड और NLP के थ्रू वो लेंस दे रहे हैं कि कैसे आप खुद पे, मतलब हर एपिसोड में मेरा ये एम होता है कि आप खुद पे कैसे अटैक करो धीरे 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 धीरे, कि जो भी आपकी आइडेंटिटी है, जहाँ से आपको वो लाइफ नहीं मिल रही है, वो लाइफ नहीं डिज़ाइन हो पा रही है जो आपको चाहिए, या आप नहीं जी पा रहे हो, तो आप कैसे क्रिएट करो। तो आज आपने इतने पावरफुल यहाँ पे टूल्स दिए हैं। हमने इंटेंशन और इंटेंसिटी की बात की, कैसे दोनों का अपना एक रोल है, और कैसे इंटेंशन तो बहुत आसानी से बनानी हो जाती है, लेकिन इंटेंसिटी को लाना, उसको कल्टीवेट करना। आपने टेक्निक्स भी बताई, आपने विजुअलाइजेशन का सही तरीका भी बताया, विजन बोर्ड जिसको हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, उसको भी आपने डिमिस्टिफाई किया कि क्यों वो काम नहीं करता और कैसे वो काम करेगा। आपने लाइफ के बहुत सारे डीपर सटलर एस्पेक्ट्स के बारे में, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, उसकी साइंस के बारे में भी, कि किस तरह से हमारे न्यूरॉन्स काम करते हैं, क्या हमारी बॉडी में सेल्स किस तरह से अपने आप को अलाइन करते हैं, आपकी रियलिटी को आप कैसे क्रिएट करते हो। हमने थोड़ी क्वांटम फिजिक्स की भी बात की कि इतनी सारी अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ जो इस यूनिवर्स में है, इस ब्रह्मांड में है, वहाँ हम कैसे खुद चूज़ करते हैं कि मेरी क्या पॉसिबिलिटी होगी, मेरी लाइफ में ये मुसीबत आनी है, मेरी लाइफ में ये खुशी आनी है, वो भी हम चूज़ कर रहे हैं। आपने उसके पीछे का थोड़ा सा साइंस भी बताया कि कैसे हम चूज़ कर रहे हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल, मतलब मुझे लगता है एक मास्टर क्लास है एक तरीके से अपने सबकॉन्शियस में टैप करने की, ये क्लास। आई एम तो सो ग्रेटफुल टू यू कि हम इतनी डीपर एस्पेक्ट्स को इस एपिसोड में टच कर पाए। सर, आप इतने सालों से काम कर रहे हो NLP पर, और कुछ सालों से मैं भी पढ़ाई कर रही हूँ। तो कोई अगर आप एक ट्रांसफॉर्मेटिव स्टोरी यहाँ पे शेयर करना चाहो किसी के बारे में, कि किस तरह से, एक तो आपने अपनी ही स्टोरी शेयर की कि कैसे आपने इतनी सारी अपनी फिजिकल हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस को भी ओवरकम करके आपने वो किया जो आपने आज अपनी लाइफ में किया, है ना। ग्रीफ से भी आपने कैसे डील किया, एट एन अर्ली स्टेज आपके फादर नहीं रहे, एंड बहुत सारी चीज़ों को। तो मेरे साथ कोई एक पावरफुल ट्रांसफॉर्मेटिव स्टोरी आप सर शेयर करो। बहुत सारी हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्मेटिव स्टोरी से भी बढ़िया ये है कि लास्ट में अगर मैं कहूँ कि सभी दर्शकों को अगर वो कोई भी चीज़ को ठीक करना चाहते हैं तो PAW 3 वर्ड को याद रखें। P का मतलब है पॉसिबिलिटी। कई बार हम लाइफ में इसलिए रुक जाते हैं कि हमारे अंदर हम सोसाइटी ने या हमारे आसपास के लोगों ने ये बदल दिया है हमारा बिलीफ कि ये पॉसिबल नहीं है। 6 जोड़ी कपड़े आसान है, 100 करोड़ नहीं। तो याद रखिएगा, जब भी आप पॉसिबिलिटी के इस बिलीफ को तोड़ना चाहें तो आप हमें चारों तरफ देखें कि कुछ लोगों ने जो आपको इम्पॉसिबल लगता है उसे पॉसिबल कर लिया है, एंड दे वर बोर्न विद द सेम न्यूरोलॉजी एंड सेम सेल्स एंड DNA। जेनेटिक भी वही थी, बिलीफ डिफरेंट थे। दूसरा है, जब आप किसी भी चीज़ को ये मान लेते हैं कि ये पॉसिबल है क्योंकि ऑलरेडी किसी के लिए पॉसिबल था, तो दूसरा वर्ड जो आपको रोकता है वो एबिलिटी। वो ये मानता है इट्स पॉसिबल ओके बट आई एम नॉट एबल। उस समय आप अपनी सेल्फ इमेज को ठीक करें
और इमेजिन करना शुरू करें कि आप अदर यू में जाकर उन चीज़ों को कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं। व्हाट इज अदर यू सर यहाँ पे? अदर यू का मतलब है सिंपली आप इमेजिन करें कि आपके सामने एक गिलास वॉल है, गिलास वॉल के ऊपर एक कैरेक्टर है जो तुम्हारे चेहरे का है। जो आप ही हो, आप तुम एक तो अभी हो। आप हो जो हाँ, यहाँ पे हो, हाँ, जो लाइफ जी रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है, एग्जैक्टली, और एक अदर यू है जो भी आप हो, हाँ, लेकिन वो लाइफ जी रहा है जो आप चाहते हो जिए। एग्जैक्टली। Something like this? यहाँ पर कई बार लोगों को अपनी इमेज नहीं बनती, क्योंकि लोगों को बड़े हीरोज़ की पिक्चर बन जाएंगी पर अपनी नहीं बनती। यही सबसे बड़ा दुख की बात है। तो कई बार आप अपने हीरो को ले लो, उसका चेहरा हटा के अपना चेहरा देखो, 2 मिनट में बननी शुरू हो जाएगी। और उस एबिलिटी को एंजॉय करो। यू कैन क्रिएट ऑल द रिसोर्सेज। और तीसरी चीज़ है कि बहुत सारे लोगों को पता है ये पॉसिबल भी है और मेरे अंदर एबिलिटी भी है, और आप भी ऐसे लोगों को जानती हो। मैं खुद हूँ सर। वहाँ पर एक चीज़ आती है जो है डब्ल्यू। वहाँ पर एक ही चीज़ मानते हैं, वो ये कहते हैं कि हाँ चीज़ें पॉसिबल है और मेरे अंदर एबिलिटी है, बट वहाँ पर एक चीज़ मिसिंग होती है, वर्दीनेस। यानी कि अंदर एक स्पेशल फीलिंग आती है, यस आई डिज़र्व दिस रिवार्ड। कई बार लोग ये मानते हैं कि नहीं, इतने बड़े रिवार्ड्स मुझे नहीं चाहिए। कई बार आप आम आदमी से कहिएगा कि कितना मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो अगर उससे आपने धीरे से कह दिया कि 100 करोड़ आ गए तो क्या करोगे, वो कहेगा मुझे नहीं पता क्या करूंगा, इतना नहीं चाहिए ना, मुझे 1 करोड़ दिलवा दो बस। यानी कि या कहाँ से आएगा 100 करोड़? या कहाँ से आएगा, यानी कि वो डब्ल्यू मीन्स अनवर्दीनेस, वर्दीनेस खो चुकी है। तो जब भी आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहें तो पे की बात रखें कि चीज़ें आपके लिए, किसी के लिए अगर वो पॉसिबल है तो आपके लिए भी हो सकती है। किसी ने वो उसके लिए एबिलिटी क्रिएट करी है, तो एनी टाइम यू कैन क्रिएट दैट एबिलिटी, बिकॉज यू हैव ऑल द रिसोर्सेज, और यू कैन क्रिएट देम विद इन योर माइंड। सर अभी ये एपिसोड बहुत सारे लोग देखेंगे, और सब लोग अगर ये गोल बना लें या ये सोच लें कि आई एम डिजर्विंग ऑफ 100 करोड़ रुपीस, तो क्या सबको मिल जाएंगे? बिल्कुल, सबके अंदर पॉसिबिलिटीज है। मतलब बिकॉज मैं ये पूछना चाह रही हूँ, क्या यूनिवर्स में इतना अबंडेंस है कि सबकी ड्रीम लाइफ को फुलफिल कर पाए? सिंपल है, अगर आप क्वांटम फिजिक्स पढ़ते हैं और ये लोग लॉजिकल हैं, तो मैं इनसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इमोशनली मेरी बात पर जाएं। आप किसी भी इवेंट को कोलैप्स कर सकते हैं, किसी भी विजुअलाइजेशन को कर सकते हैं। सिर्फ इतनी सी बात है कि आप एक इंटेंसिटी तो क्रिएट करके देखिएगा, और इंटेंसिटी के बाद जो मैसेज मिलने जा रहे हैं आपको इंटरनल वर्ल्ड में, जो एक गट इंस्टिंक्ट आपको आ रही है, लोग क्या करते हैं कि इसी पिक्चर को थोड़ा सा बनाते हैं। इस पिक्चर की इतनी कम वैल्यू होती है कि वो हार्ट तक ही नहीं जाती। एक बार इंटेंसिटी बनाइए। मैं कई बार कहता हूँ कि 6 घंटे के लिए तुम रोटी पानी बांध कर चले जाओ किस जंगल में, और अपने गोल्स को सिर्फ लिख करना, उसकी इंटेंसिटी ये क्यों ज़रूरी है तुम्हारे लिए, क्या फ़ायदा होगा, माँ क्या कहेगी अगर ये पूरे होगे, बाप बेटा क्या कहेगा, 20 साल बाद तुम लाइफ कैसे जियोगे। इन इंटेंसिटी को जियो तो सही, और एक मोमेंट आएगा कि आपका हार्ट बिल्कुल ये कहेगा यस आई फील इट। यहाँ से रिवेंज हट जाएगा, यहाँ से लॉ ऑफ एम्प्टीनेस आ जाएगी, और जैसे ही आपका माइंड और हार्ट दोनों कोहेरेंट हुए, जिसको एग्रीमेंट कहते हैं, उसके बाद आपका गट आपको इंस्टिंक्ट देगा, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। और जितने भी याद रखिएगा, फर्स्ट जनरेशन के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो लॉजिकली नहीं बनाते बड़ा एम्पायर, वो गट इंस्टिंक्ट से बनाते हैं। सर लॉजिकली तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब आप एक एंटरप्रेन्योर होते हो, अब अगर हम यूट्यूब पे ही क्रिएट करें तो आजकल हम भी एंटरप्रेन्योर हैं, सो मेनी एंटरप्रेन्योर्स अराउंड अस। लॉजिक से तो कभी भी क्रिएट नहीं किया जा सकता जो आप क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि हमेशा रिसोर्स मैनेजमेंट, एक नया स्किल पकड़ना, फिर पता चलना कि ये तो कोई और चैलेंज था जो मुझे सॉल्व करना था, जो मैं सोच के आई थी वो तैयारी तो इधर काम ही नहीं आएगी, कोई और नई तैयारी की, अडेप्टेबिलिटी, एजिलिटी, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अलॉन्ग द जर्नी आपके अनफोल्ड होते हैं। तो आप लॉजिक से तो एंटरप्रेन्योर बन ही नहीं सकते हो। लॉजिक से शायद आप नौकरी कर सकते हो, इस महीने इतनी तनख्वाह आएगी, फिर मैं 3 साल के बाद ये घर ले लूंगा, ये सब आप लॉजिक शायद नौकरी में फिर भी चला सकते हो, बट एंटरप्रेन्योरशिप आप लॉजिक से नहीं कर सकते हो। तो आपने बहुत ही रिलेटेबल एक एग्जाम्पल लेके बताया कि हाउ ऑल ऑफ दिस कम्स टुगेदर, ये कितने ब्यूटीफुल तरीके से आएगा साथ में। ऑन दिस ब्यूटीफुल नोट सर, एक और सवाल है जो मेरे मन में आ रहा है, दैट इज कि एक स्टेटमेंट जो हम बार बार सुनते हैं वो है कि स्ट्रेस मत लो, स्ट्रेस मत लो, स्ट्रेस लेना छोड़ दो। आप अपना जो भी गोल बना रहे हैं, जो भी आप काम करते हो, स्ट्रेस होता है एवरी डे, तो उसको कैसे हैंडल करें? स्ट्रेस और एनएलपी का जो कनेक्शन है, माइंडसेट रिवायरिंग का जो कनेक्शन है, उसको आप एस्टैब्लिश कीजिए। देखिए, जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं तो जितनी भी हमारी बीमारियां हैं वो स्ट्रेस से ही आती हैं। स्ट्रेस इमीडिएटली 1 सेकंड में कोर्टिसोल निकाल देता है। स्ट्रेस ना लो, और कई बार लोग कहेंगे स्ट्रेस ना लो, और दूसरे लोग कहेंगे स्ट्रेस रेस्पॉन्सिबिलिटी बदल दो, कि स्ट्रेस आ रही है तो आप गाना गाना शुरू कर दो या आप नाचना शुरू कर दो। कई बार वो ये नहीं जानते कि जब आपको ये पता है कि मुझे स्ट्रेस आ रही है, तब तक तो आपका कोर्टिसोल रिलीज हो चुका, जितना नुकसान होना था वो हो चुका है।
सवाल यह है कि स्ट्रेस ना लें या स्ट्रेस से बचें। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ समझनी होगी जो लोग मिसिंग कर रहे हैं, वो है आपको स्ट्रेस हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ानी है। स्ट्रेस तो आएगी, स्ट्रेस तो आनी है, वो तो एक नेचुरल पाथ है, आई मीन नेचुरल वे है। आपके पास अचानक कपड़े नहीं थे और ओले पड़ गए, ठंड हो गई, तो आपकी बॉडी इस टाइम स्ट्रेस में है। आपने गलती से कोई ऐसा आई मीन जंक फूड खा लिया जो आपके पेट के लिए ठीक नहीं, तो इस समय आपका लीवर और आपके जितने भी गट के आई मीन सेंसर हैं वो स्ट्रेस को फील कर रहे हैं। या फिर आपको एक मोमेंट आ गया कि आज बच्चे का कल एग्ज़ाम है और अभी होमवर्क पूरा नहीं हुआ, तो स्ट्रेस तो आएगी, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर आप NLP का फ़ायदा उठाना चाहते हैं इसमें, तो आपको यहाँ पर दो चीज़ें हैं। एक तो सिंपल है कि भाई आप स्ट्रेस हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ा लें। वो बढ़ जाती है जब आप बार बार अपनी बॉडी को स्ट्रेस लेस करते हैं, और उसको हम पावर नैप या फिर आप योग निद्रा कहते हैं। लेकिन वो सब लोगों के लिए कितना काम करेगी, कितने दिन बाद करेगी, ये नहीं। NLP की छोटी सी टेक्निक है कि जो भी इवेंट आपके सामने खड़ी है, आप एक काम करें, इमेजिन करें कि वो प्लेक्सी ग्लास आपके सामने एक ग्लास वॉल है, उसके परे उस इवेंट को देखें। कई बार अगर आप किसी भी परसेप्शन को सर के ऊपर देखेंगे तो कई बार ये दुखने लगेगा, गर्दन ऐसे हो जाएगी। कुछ लोग कंधों पर देखते हैं। याद रखिएगा, 3 तरह से लोग परसीव करते हैं इवेंट को जहाँ से स्ट्रेस आती है। पहले लोग कहते हैं आई एम इन ए बिग प्रॉब्लम, हाथ उनका यहाँ जाएगा। जब भी आपके परिवार में या आपके स्टाफ में ऐसे लोगों का हाथ जा रहा हो, समझ लीजिएगा ये आदमी इस सिचुएशन को इस तरह से ले रहा है कि मानो ये इस बबल के अंदर है। इट इज़ वेरी वेरी थ्रेटनिंग, ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि आपका परसेप्शन ये कह रहा है कि आप स्ट्रेस इस इवेंट में फंस चुके हैं और आपके पास निकलने का कोई आई मीन तरीका नहीं है। दूसरे लोग कहते हैं यार आई एम फेसिंग ए बिग प्रॉब्लम, तो इसका मतलब है वो धकेल रहे हैं यहाँ से, उनका हाथ बता देता है। ये वो लोग हैं जो इस समय इनके सर पर या माथे पर गर्म हो जाएगा। ये जैसे ही सोचेंगे इनका माथा गर्म हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि माथे के ऊपर बोझ है। ये वो लोग हैं जो कम से कम उस सुसाइडल थॉट में नहीं है कि मैं फंस चुका हूँ। ये लोग कहेंगे आई एम इन, ये कहेंगे आई एम फेसिंग। और तीसरा आदमी, इन दोनों को मैं ये कह रहा हूँ, तुम एक काम करो, आंख बंद करके अगले 15 सेकंड में इमेजिन करो कि वो एक स्ट्रेस जो काम है या सिचुएशन आ रही है, वो अब आपके सामने टेबल पर एक फुटबॉल की तरह या एक कप चाय की तरह रखी हुई है। जस्ट क्रिएट दैट डिस्टेंस। नाउ इमेजिन करो कि तुम्हारी अपनी सेल्फ इमेज को इमेजिन करिए कि इट इज़ बिकमिंग बिगर देन लाइफ साइज। आपका 5 फुट 6 इंच आपका साइज है, तो इसे 7 फुट कर दो। और इमेजिन करो कि इस समय आप इस समय किसी रोल मॉडल को इंटीग्रेट कर चुके हो। हाउ दैट प्रॉब्लम विल बी सोल्व बाय द रतन टाटा और अंबानीज और इवन योर टीचर और इवन योर फादर, एंड सडनली यू विल फाइंड कि स्ट्रेस इज गॉन। अगर आप इसे बार बार कर लेते हैं तो आपका माइंड एक तरह से कंडीशनड हो जाएगा कि जितने भी इस तरह की आई मीन रोज़मर्रा की इवेंट्स आपकी लाइफ में आ रही हैं वो उनके लिए कंडीशनड हो जाएगा। तो एक दिन आप लगा लीजिएगा, एक दिन में आके जितने भी चीज़ें आपको स्ट्रेस दे रही हैं, या तो आपको रिश्तों में कोई स्ट्रेस आ रही है कि आपका पार्टनर हर्ट कर रहा है, या फिर आप किसी फाइनेंशियल स्ट्रेस को ले रहे हैं, या कोई कुलीग की स्ट्रेस को ले रहे हैं, या रोज़मर्रा की आपकी ट्रेवलिंग है, कार में आई मीन जाम लग रहा है, या बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। याद रखिएगा वो चीज़ें तभी आप हैंडल कर सकते हैं व्हेन यू आर बिगर देन द प्रॉब्लम। याद रखिएगा जीवन में जब तक आप प्रॉब्लम से बड़े होंगे तभी आप उसको सोल्व करेंगे। जब तक आप प्रॉब्लम का हिस्सा बन जाएंगे यू कांट सोल्व इट। तो ये NLP का रूल है कि आप उससे डिटैच करिए, उसे छोटा बनाइए, अपने आप को बड़ा बनाइए, और रोल मॉडल बनकर इमेजिन करिए कि ये 5 तरह की स्ट्रेस मुझे आती हैं, इनको मैं कैसे हैंडल करूंगा। क्योंकि पार्टनर कल भी आपका उसी तरह से बोलेगा, बच्चे कल भी होमवर्क नहीं करेंगे, टीचर कल भी आपको पेरेंट्स टीचर मीटिंग में परेशान करेंगे, ट्रैफिक कल भी होगा। बट यू हैव लर्नड हाउ टू गेट डिसएसोसिएटेड फ्रॉम इट एंड रिमेन एसोसिएटेड। तो जीवन में ये NLP का ये आई मीन यूज़ आप कर सकते हैं। सर, NLP में जो डिटैचमेंट है इसको कैसे प्रैक्टिस करते हैं? सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग को रीसेट कैसे करें डिटैचमेंट को प्रैक्टिस करते हुए? वो अलग अलग चीज़ है, मान लेते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि जी मेरा पार्टनर मुझे बहुत, या आई मीन मैं बहुत हर्ट होता हूँ, ये लोग मुझे हर्ट करते हैं। तो ये वो लोग हैं जिनको डिटैचमेंट की इमीडिएटली ज़रूरत पड़ती है। तो हम कहते हैं कि इमेजिन करो कि आपके चारों तरफ एक पर्सनल बाउंड्री का एक बबल है, और उन लोगों को सामने खड़ा करो और इमेजिन करो कि वो वही लोग बोलेंगे जो बातें कर रहे हैं, वही गालियाँ देंगे, वही उनकी टोन होगी, वही सार्कास्टिक वर्ड्स होंगे जिनसे आप हर्ट करते हैं। तो इमेजिन करो कि वो वर्ड्स आ रहे हैं लेकिन इस बबल से टकरा कर वापस जा रहे हैं। डिस्टेंस क्रिएट करो। विदिन 5 मिनट्स में पूछता हूँ कि अब हार्ट के ऊपर बताओ, इज़ इट आई मीन हैविंग एनी पैल्पिटेशन? नो। यानी कि यू हैव क्रिएटेड ए डिस्टेंस। याद रखिएगा, जब तक आप डिटैच होना नहीं जानते हैं अपनी चीज़ों से जो आपको स्ट्रेस दे रही हैं, तब तक आप उनको एसोसिएटेड होकर
अपनी स्टेट को ख़राब करते रहेंगे और ये आपकी बीमारियों का और आपके फेलियर का कारण बन सकता है। तो बहुत ज़रूरी है डिस्टेंस को सीखना, डिस्टेंस को लर्न करना। सर मैंने योग भी कुछ पढ़ा हुआ है, जब हम प्राणायाम की बात करते हैं, क्योंकि एक बहुत इफ़ेक्टिव तरीका भी है अपने स्ट्रेस को कम करने का। बहुत सारी एक्सरसाइजेज़ भी प्राणायाम की मेडिटेशन में भी यूज़ करते हैं, ब्रीदिंग टेक्निक्स यूज़ करते हैं। उसमें भी हमें सिखाते हैं कि जो इनकमिंग ब्रेथ है और जो आउटगोइंग ब्रेथ है, मतलब जो साँस आ रही है, जो साँस जा रही है, उसके बीच में भी एक डिस्टेंस है। इतने सटल लेवल पर, और जो उस डिस्टेंस को समझ जाता है वही प्राणायाम की टेक्निक को समझ सकता है। सो ये जो डिस्टेंस है ना, ये मैं ये क्यों एग्जांपल दे रही हूँ कि हमारे बीइंग का पार्ट है। हमारी सांस तक हमको ये सिखा रही है कि आती और जाती सांस के बीच में भी एक डिस्टेंस है। तो फिर हम ये क्या सोचते रहते हैं कि उससे डिस्टेंस कैसे बनाऊं, उस इंसान से, उस सिचुएशन से, उस इवेंट से। मतलब ये सब समझना थोड़ा इजी हो जाता है जब आप डीपर लेवल ऑफ लाइफ को थोड़ा सा डिकोड करना शुरू करते हैं। सर जाते-जाते एक आखिरी सवाल जो मैं अपने बहुत सारे गेस्ट से पूछती हूँ, एंड दैट इज़ देयर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। आपकी सफलता की बहुत सरल परिभाषा क्या है? Simple. For me, success is not an high. I mean, it is always a highway to be enjoyed, where I am growing, not decaying, in all the areas. And it is not a destination; it is a highway to be enjoyed. तो आप उस जर्नी पे हो, उस हाईवे को एन्जॉय कर रहे हो, और डेस्टिनेशन सर हर बार मिले ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन अगर आप जर्नी एन्जॉय करते हो तो शायद डेस्टिनेशन का उतना फ़र्क नहीं पता चलता। और ये बात वही लोग समझ पाएँगे जिनको जेन्युइनली जर्नी को एन्जॉय करना आता है। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोगों को वो नहीं आता है, वो भी एक अलग स्किल सेट है। लेकिन अब मुझे नहीं पता ये एक एपिसोड में कितने स्किल सेट के बारे में आपसे बात करूँ, क्योंकि आप तो बहुत कुछ जानते हैं और बहुत सारी बातें हो सकती हैं। ये एपिसोड एक ट्रूली ट्रांसफॉर्मेटिव एपिसोड है उन लोगों के लिए जो अपनी लाइफ में कहीं अटके हुए हैं, जो कि बहुत सारे लोग हैं। आज हम सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू उन एरियाज़ को अनलॉक करने की कोशिश कर रहे थे। हमने कुछ कॉमन चैलेंजेस को भी एड्रेस किया, और आपने बहुत सारे तरीकों से एनएलपी के टेक्निक्स भी बताए और तरीके भी बताए। आई रियली होप दैट दिस एपिसोड क्रिएट्स a massive transformation in the life of people who are watching it. Thank you for coming on the Thank you. Journey Within podcast, Ram sir. Thank you very much. Thank you for watching today's episode. I'm sure आज इस न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, माइंडसेट रीवायरिंग और सबकॉन्शियस माइंड की इस मास्टर क्लास से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपके कुछ जेन्युइन सवाल रह गए हैं या आपकी कोई फेवरेट लर्निंग्स हैं इस एपिसोड में से, तो कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इस एपिसोड को अपने किन्हीं 3 ऐसे दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ या फ्रेंड्स के साथ या ग्रुप्स में शेयर कीजिए, जहाँ पे आपको लगता है उनकी मदद हो पाएगी इस कॉन्वर्जेशन से। वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे और अपनी बेस्ट लाइफ क्रिएट कर पाएंगे। चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से एल्गोरिदम्स को पता चलता है कि हम कुछ मीनिंगफुल ट्रांसफॉर्मेटिव कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, एंड इट हेल्प्स अस स्प्रेड इट टू अ लार्जर ऑडियंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द जर्नी विद इन पॉडकास्ट, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।